हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में बात करेंगे। ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये जितनी भी बातें हैं ये डिफ़ाइन करता है और लॉ बताता है किसके रिगार्डिंग, पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। और ये जो एक्ट है कौन से प्रोविज़न्स पे बेस्ड है, कहाँ से देखा था हमने इसके प्रोविज़न्स के बारे में, इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट 1890, उसी से इसके प्रोविज़न्स मैच होते हैं। और ये सभी तरीके की पार्टनरशिप, सभी लोगों के बीच में पार्टनरशिप की बात करता है, जितने भी तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं। और आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हो, जैसे आपकी वाइफ हो गई, आपकी डॉटर होगी, ठीक है, कोई भी हो गया, उसको आप एज अ बिजनेस पार्टनर उसके साथ काम कर सकते हो पार्टनरशिप के अंदर। ओरिजिनली ये जो पार्टनरशिप वाला कंसेप्ट था ये चैप्टर 11 के अंदर था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 239 से 266 के अंदर। तो ये जो प्रोविज़न्स थे ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे, ये सभी चीज़ें डील नहीं कर पा रहे थे, जो भी चीज़ें हम चाहते थे एक पार्टनरशिप के रिगार्डिंग प्रोविज़न से, तो वो चीज़ें वहाँ से नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इन सेक्शंस को रिपील कर दिया और ये वाला प्रेजेंट एक्ट जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है इसको लेके आए, ताकि जो हमारा लॉ है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए और ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री हो जाए। अब जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये पूरे के पूरे इंडिया पे एक्सटेंड होता है, ठीक है। अब अगर हम मेन प्रोविज़न्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये समझना ज़रूरी है कि पार्टनरशिप क्या होती है और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये सभी चीज़ें हमने स्पेसिफिक वीडियोस के अंदर अलग से डिटेल में सेक्शन वाइज समझी हुई है। ये रिवीजन हमारे एग्ज़ाम टाइम के लिए कि आप जल्दी से रिवाइज़ कर सकते हो। अगर आपको डिटेल में समझना हो तो एक एक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम जुडिशरी की कोचिंग कंडक्ट कराते हैं, अगर आपको वो अटेंड करनी हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर @kushang_m, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी जुडिशरी के रिगार्डिंग। अब हम आते हैं इस एक्ट के ऊपर। तो जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके अंदर जो पार्टनरशिप को डिफ़ाइन किया गया है वो सेक्शन 4 के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। सेक्शन 4 को अगर हम पढ़ें तो वो हमें ये बोलता है कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप जो होती है एक रिलेशन होती है लोगों के बीच में जो एग्री हो जाते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए बिजनेस के अंदर, जो बिजनेस सभी के द्वारा कैरी किया जाता है या फिर उनमें से कोई एक सबके बिहाफ पे काम करता है, उसी को हम पार्टनरशिप बोलते हैं। तो अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो इसका मतलब कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स आते हैं। वो 3 एलिमेंट्स क्या क्या हैं कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, कि उन सभी लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हो, जितने भी पर्सन कंसर्न्ड है जो पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर रहे हैं उनके बीच में क्या हो, सबसे पहले एक एग्रीमेंट हो। दूसरी बात की वो जो एग्रीमेंट है वो किस चीज़ के रिगार्डिंग हो, प्रॉफिट शेयर करने के रिगार्डिंग हो। वो एग्रीमेंट, पहली चीज़ एग्रीमेंट हो, दूसरा प्रॉफिट शेयर करने के लिए हो, ठीक है। और तीसरी बात क्या होनी चाहिए कि जो बिजनेस है वो सभी के द्वारा कैरी ऑन किया जाएगा या फिर कोई एक पर्सन सभी के बिहाफ पे एक्ट करेगा और काम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो व्यक्ति सभी के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है ये कैपिटल ना लेके आए, लेकिन ये बोले कि मैं आपके बिहाफ पे काम करूंगा और जो भी प्रॉफिट होगा वो हम शेयर करेंगे। तो ये चीज़ भी पॉसिबल होती है। तो अगर हम 3 एलिमेंट्स को सही से देखें तो पहला क्या है कि एक तो वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उनके बीच में, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर की है पार्टनरशिप इस हिसाब से। दूसरी बात क्या होगी कि उनका जो मोटिव है फर्म को बनाने का, पार्टनरशिप फर्म को बनाने का, वो गेन करना है, मतलब कुछ ना कुछ जैसे प्रॉफिट ले रहे हैं तो एक्विजिशन ऑफ गेन है उनका जो मोटिव है। और तीसरी बात कि वो लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चाहे इसका मतलब कि सभी एक दूसरे के एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं सारे एक साथ मिलके, या फिर एक व्यक्ति सबके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, मतलब बिजनेस कर रहा है जिसका प्रॉफिट सभी आपस में शेयर करेंगे। इस डेफिनेशन को और इस एलिमेंट्स को, यही बातें जो हैं, इन्हीं बातों को एक्सप्लेन एक और केस के अंदर किया गया था जिसका नाम था रघुनाथ साहू वर्सेस त्रिनाथ दास AIR 1985। क्या नाम है केस का? रघुनाथ साहू वर्सेस त्रिनाथ दास AIR 1985। फिर अगर हम सेक्शन 6 के ऊपर आए तो वो ये बात बोलता है कि अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कोई जो लोग जो काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो फर्म है या नहीं है।
या फिर वो पार्टनर्स हैं या नहीं है। तो इसके लिए आपको जो उनके बीच में रिलेशन है उसको देखना होगा कि उस रिलेशन के पीछे उनकी रियल इंटेंशन क्या आती है, रियल रिलेशन क्या आती है। तो जो इंटेंशन है, रियल इंटेंशन है, वो जो है रेलेवेंट हो जाता है ये देखने के लिए कि वो पार्टनरशिप है या नहीं है। अब कोई लोग एग्रीमेंट करते हैं कि हम लॉसेस को शेयर करेंगे, सिर्फ इतना सा एग्रीमेंट करते हैं, तो ये कोई नेसेसरी इंग्रेडिएंट नहीं है पार्टनरशिप का कि आपको ये एग्रीमेंट भी करना पड़ेगा कि मैं लॉसेस शेयर करूंगा, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर ये बात नहीं बोली गई। ये केस के अंदर बोला गया था मिर्जा माल भागवान दास वर्सेस रामेश्वर। क्या नाम है केस का? मिर्जा माल भागवान दास वर्सेस रामेश्वर, AIR 1929। तो सिर्फ इतना सा फैक्ट कि जो पार्टनर्स है वो अपने बीच में प्रॉफिट शेयर करेंगे सिर्फ, और लॉसेस शेयर नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पार्टनरशिप नहीं मानोगे। पार्टनरशिप के अंदर लॉसेस शेयर करना ज़रूरी है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है कि अगर कोई लोग आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो उनको लॉस भी शेयर करना चाहिए इक्वली, सेम प्रोपोर्शन के अंदर जिसके अंदर वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, ये इसके किसी भी प्रोविज़न को अगर आप देखोगे तो वो इस चीज़ को एसेंशियल नहीं बनाता, जो बात मैंने आपको पहले भी बताई कि हर एक पार्टनर को इन्वेस्ट करना होगा कैपिटल के अंदर एज अ कैश, कि मैं भी पार्टनरशिप के अंदर कैश लेके आऊँगा, ज़रूरी नहीं है। ये उसके लिए एक तरीके से लॉफुल भी है कि वो ये बोल सकता है कि मैं पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर रहा हूँ, ये एग्री करते हुए कि मैं सभी के बिहाफ पे काम करूंगा, मैं अपने आप को पूरी तरीके से डिवोट करूंगा इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके अगर एग्रीमेंट किया जाता है तो वो एग्रीमेंट भी लॉफुल होगा। और ये बात एक केस के अंदर भी कंफर्म की गई थी जिसका नाम था रघुमल खंडेलवाल वर्सेस ऑफिशियल असाइनी ऑफ कैलकाटा, AIR 1924। रघुमल खंडेलवाल वर्सेस ऑफिशियल असाइनी ऑफ कैलकाटा, AIR 1924। अब देखो, अगर हम देखें बेसिकली तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक पार्टनरशिप की। एक तो सबसे पहली बात कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, वो एग्रीमेंट किस चीज़ के लिए? किसी बिजनेस को करने के लिए होना चाहिए, और जो व्यक्ति हैं जिन्होंने वो एग्रीमेंट किया है वो उसके अंदर प्रॉफिट शेयर करें, जो भी बिजनेस है उसके अंदर, और वो जो बिजनेस है वो सभी के द्वारा किया जा रहा हो या फिर उनके बिहाफ पे जितने भी पार्टनर हैं कोई एक व्यक्ति एक्ट करके काम कर रहा हो। ठीक है, ये जो चारों चीज़ें थी ये समराइज की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस के अंदर जिसका नाम था CST वर्सेस के कैलुकट्टी 1985। क्या नाम है केस का? CST वर्सेस के कैलुकट्टी 1985 का केस है। और यही बात दोबारा से रिट्रेट की थी सुप्रीम कोर्ट ने हेल्पर गिरदारी भाई वर्सेस सैयद मोहम्मद मिर्ज़ा साहिब केस के अंदर। तो इसके ऊपर हमें काफ़ी सारे केसेस मिल जाएंगे। अब पार्टनरशिप फर्म जो होती है अपने आप में लीगल एंटिटी नहीं होती, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कंपनी अपने आप में एक लीगल एंटिटी होती है, पार्टनरशिप अपने आप में लीगल एंटिटी नहीं होती। अगर कोई भी चीज़ होगी तो उसके लिए पार्टनर्स इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स। पार्टनर्स सभी चीज़ों के लिए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होंगे, कंपनी की तरह ये लीगल एंटिटी नहीं होती। ये बात बोली गई थी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वर्सेस कमलेश 2003 के केस के अंदर। क्या नाम है केस का? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वर्सेस कमलेश के केस के अंदर। अब हम आते हैं सबसे पहली चीज़ जो हमने सबसे पहला एलिमेंट डिस्कस किया था, ये हमें सेक्शन 5 के अंदर दिया गया जिसका नाम क्या है? एग्रीमेंट। कि एग्रीमेंट क्या होता है और किस तरीके से आपको ये एग्रीमेंट करना है। तो अगर आप अपने बेरिक में सेक्शन 5 देखोगे तो वहाँ पे ये डिक्लेयर किया गया है कि जो भी पार्टनरशिप होगी वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगी। इसका मतलब कि आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। ये सिर्फ स्टेटस से अराइज नहीं होती जो पार्टनरशिप होती है। इसका मतलब ये है, क्योंकि ये इस बात को क्यों बोला गया, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट के द्वारा ही होगी पार्टनरशिप, लेकिन ये एक अपने आप पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि हम बाकी सारी चीज़ों से पार्टनरशिप को डिस्टिंग्विश करता है, अलग करता है। जैसे कि अगर हम जॉइंट फैमिली की बात करें तो जॉइंट फैमिली जो होती है वो एग्रीमेंट से नहीं बनती, वो स्टेटस से बनती है, ऑपरेशन ऑफ लॉ से बनती है, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, इन सब चीज़ों से बनती है। लेकिन पार्टनरशिप क्या होती है? एग्रीमेंट होता है। अब फॉर्मल या रिटर्न एग्रीमेंट होना ज़रूरी है या नहीं है? देखो, वैसे तो ये नेसेसरी नहीं है कि एक फॉर्मल या रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि हम जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप इसको फॉर्मली बनाओ या रिटर्न के अंदर बनाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये पार्टीज़ के कंडक्ट से भी राइज होता है कि जैसे 3 लोग मिलके काम कर रहे हैं, हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, हम सब काम करेंगे, हम एग्री हैं एक साथ काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति या सभी मिलके काम कर रहे हैं। तो ये क्या है? उनके कंडक्ट से पता चल रहा है कि उनकी पार्टनरशिप है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको रिटर्न के अंदर बनाओ।
इसके लिए आप कौन सा केस देख सकते हो, अब्दुल वर्सेस सेंचुरी वुड इंडस्ट्रीज AIR 1954। क्या नाम है केस का, अब्दुल वर्सेस सेंचुरी वुड इंडस्ट्रीज AIR 1954। ठीक है, फिर हम देखें डीड ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। वैसे तो हमने देख लिया कि ये नेसेसरी नहीं है कि हमें पार्टनरशिप डीड बनाएं, लेकिन अगर हमने जो पार्टनरशिप है, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, अगर वो हमने राइटिंग के अंदर कर लिया तो हम उसको क्या बोलेंगे, डीड ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे। जैसे हमारा डीड ऑफ सेल होती है, इसी तरीके से डीड ऑफ पार्टनरशिप है। जब हमने अपनी एग्रीमेंट को राइटिंग के अंदर कर लिया, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को, तब हमने उसको डीड ऑफ पार्टनरशिप बोल दिया। कहीं पे भी अगर आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको ये बोला गया हो कि ज़रूरी है कि आप एग्रीमेंट बनाइए, पार्टनरशिप डीड बनाइए। और इवन अगर आप और कहीं पे भी अगर प्रोविजंस देखोगे पार्टनरशिप एक्ट के, तो वो ये भी नहीं बोलता कि आपको अपनी जो पार्टनरशिप फर्म है उसको रजिस्टर कराना है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास, ये भी कोई नेसेसरी नहीं है। लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप इसको राइटिंग के अंदर कर लेते हो और रजिस्टर करा लेते हो तो आपको उसके कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसके अलावा अगर आपको अपनी फार्म को, मतलब जो भी आपकी पार्टनरशिप फार्म है, उसको आप असेस कराना चाहते हो इनकम टैक्स के अंदर, मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के पास, तब भी आपको जो आपकी पार्टनरशिप है उसको राइटिंग के अंदर लिखना ज़रूरी हो जाता है, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। तब आपको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अपनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रिटर्न में बनाना पड़ता है और उसी के बेसिस पे फिर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जाती है, ताकि आपको जो भी फ़ायदे हैं इनकम टैक्स भरने के वो सब मिले। और अब इससे क्या होता है कि आप इनकम टैक्स भरते हो तो जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम होती है फर्म की, वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आप उसमें से सैलरी दे देते हो और सैलरी वाली इनकम हट जाती है। तो उसका एक पैटर्न होता है कि अप टू 3 लाख रुपीज़ आप इतने % सैलरी तक दे सकते हो, फिर उससे ऊपर कितने % दे सकते हो, तो उसकी कैलकुलेशंस अलग होती हैं। और साथ ही साथ जब आप अपना ये बनाते हो, एग्रीमेंट बनाते हो, तो अब आप उसके ऊपर स्टैंप लगवाओगे स्टैंप एक्ट के हिसाब से, इंडियन स्टैंप एक्ट के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी लगेगी उसके ऊपर। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, ये भी मैंने आपको बताया कि नेसेसरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स कैश लेके आए फर्म के अंदर, ये भी कोई नेसेसरी नहीं है। अब देखो, कैश के बदले, मतलब कैश लेके आ रहा, कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो क्या क्या कर सकता है कोई व्यक्ति। जैसे अपने कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दे सकता है, स्किल्स दे सकता है, एक्सपीरियंस दे सकता है, इवन लेबर तक दे सकता है कि भाई मैं काम करूंगा इसके लिए। या फिर मान लो उसकी कोई प्रीमिसेस है, प्रीमिसेस दे दी कि भाई अगर तुम कहीं बाहर से लेते तो तुमको उसका रेंट देना पड़ता, तुम इस प्रीमिसेस को मेरी ले लो और यूज़ कर लो, तो वो भी अपने आप में एक वैलिड चीज़ रहती है और इस तरीके से वो व्यक्ति पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर सकता है। अब जो बिजनेस होता है उसका डिवोल्यूशन किस तरीके से होता है, ख़त्म किस तरीके से होता है। अब अगर मान लीजिए किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, और आपने जो पार्टनरशिप बनाई थी, डीड बनाई थी, उसके अंदर आपने कोई भी इस तरीके का क्लॉज नहीं डाला था जिसके हिसाब से आपने ये लिखा हो कि ये जो पार्टनरशिप है ये चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, इवन इफ़ एनी पार्टनर डाइज, आपने इस तरीके का क्लॉज नहीं डाला, तो आपकी जो पार्टनरशिप है वो एंड हो जाएगी। अब मान लीजिए कि किसी पार्टनर की डेथ हो गई और जो पार्टनर्स हैं, जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू रखते हैं, तो और उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता, चाहे उनके पास कोई भी प्रूफ ना हो कि उन्होंने कोई फ्रेश एग्रीमेंट किया है बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उसी बिजनेस को कंटिन्यू किया है, ये अब उनका एक नया आगे बिजनेस माना जाएगा। वो अर्लियर पार्टनरशिप जो थी वो नहीं मानी जाएगी, उसकी कंटिन्यूएशन नहीं मानी जाएगी। एक तो ये हमारे पार्टनरशिप एक्ट में भी आता है और एक इसके लिए फेमस केस है जिसका नाम है शिवराज रेड्डी एंड ब्रदर्स वर्सेस एस रघु राव रेड्डी AIR 2002। क्या नाम है केस का, शिवराज रेड्डी एंड ब्रदर्स वर्सेस एस रघु राव रेड्डी AIR 2002। ठीक है, तो हमने ये बात किसकी की, ये सब एग्रीमेंट से रिलेटेड बात की हमने, जो पहला एलिमेंट था। उसके बाद अगर हमने सेकंड एलिमेंट क्या देखा था, बिजनेस की, वो सब क्या करें, बिजनेस करें, है ना। तो अब ये जो हमने जो बिजनेस है ये अपने आप में क्या है, एक एसेंशियल है, एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट या एलिमेंट आप कह सकते हो पार्टनरशिप के अंदर। अब बिजनेस होता क्या है, अगर हम पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 2B देखें, उसके अंदर बोला है कि बिजनेस का मतलब होता है कि इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। अब इस डेफिनेशन को हम लिटरली नहीं ले सकते, क्योंकि हर एक ट्रेड जो होता है वो बिजनेस हो सकता है, लेकिन हर एक ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन बिजनेस नहीं हो सकता, क्योंकि इसने 3 टर्म्स बोली, क्या क्या, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। हर एक ट्रेड जो है बिजनेस हो सकता है, लेकिन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन है ज़रूरी नहीं है कि वो बिजनेस हो, और इसकी कोई भी जुडिशियल डेफिनेशन भी हमारे पास नहीं है। इसीलिए ही जो स्मिथ वर्सेस एंडरसन का केस था 1880 का, उसके अंदर बोला था कि हमें बिजनेस समझने के लिए इसके प्रैक्टिकल सेंस में जाना होगा।
ठीक है, मतलब कि अगर हमें वो चीज़ें करके जो अगर वो हमारी जो भी हम एक्ट कर रहे हैं उससे सक्सेसफुल अगर उसके अंदर हो जाए और उससे हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो हम उसको बिजनेस बोल देंगे। ठीक है, मतलब दो लोग मिलके कुछ काम करते हैं और उससे सक्सेसफुल अगर उसके अंदर हो जाते हैं तो उनको उसका प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ये जो बिजनेस कर रहे हैं जिससे वो प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, पार्टनरशिप इलीगल पर्पसेस के लिए नहीं हो सकती। अगर कोई इलीगल पर्पस के लिए पार्टनरशिप बनाई जाती है तो वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी अंडर ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ के हिसाब से ही अपने आप को डिसॉल्व हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारा जो एलिमेंट हमने देखा था वो क्या था, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स थर्ड एलिमेंट था हमारा ये। अब देखिए जो पार्टनरशिप वर्ड है वो किससे डिराइव हुआ है, पार्ट वर्ड से। पार्टनरशिप बोल रहे हैं ना, मतलब पार्ट वर्ड से डिवाइड हुआ है। पार्ट मतलब किसी चीज़ को हम जब डिवाइड करते हैं, किसी का कोई हिस्सा लेते हैं, पार्ट लेते हैं, उसी को हम पार्टनरशिप हमने उसको बोल दिया। तो ये एक अपने आप में असेंशियल कंडीशन है कि आप प्रॉफिट जो है शेयर करेंगे, प्रॉफिट का पार्ट लेंगे पार्टनरशिप के एग्जिस्ट करने के लिए। एक टाइम था जब ये जो पार्टनरशिप के अंदर ये बोला जाता था कि अगर कोई लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो उसका कोई भी पोर्शन ले रहे हैं प्रॉफिट का, तो ये फाइनली डिटरमाइन हो जाएगा कि वो पार्टनरशिप है। ठीक है, लेकिन इस प्रिंसिपल को हटाया गया ग्रेस वर्सेस स्मिथ के केस के अंदर, जहां पे कोर्ट ने बोला कि एवरी मैन हु हैज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ट्रेड, की जो भी प्रॉफिट ले रहा है, ऑल्सो ऑट ऑल्सो टू बियर हिज शेयर ऑफ द लॉस, की उसको लॉस भी शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और यही सेम बात वॉग वर्सेस कार्वर के केस के अंदर भी कंफर्म की गई थी। लेकिन इस प्रिंसिपल को भी हटा दिया गया था कि जो लॉस शेयर करना है ये एसेंशियल है, क्योंकि सेक्शन में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और एक केस भी था वॉल्कर वेस्ट डेवलपमेंट वर्सेस एफजे एमिनेंट, और बाद में फिर ये बोला गया था कि आपको रियल इंटेंशन देखनी है कि रियल इंटेंशन है या नहीं है। और एक और बहुत ही फेमस केस था जहाँ से डिटरमाइन होता है कि वो पार्टनरशिप है या नहीं है, इसको हमने डिटेल्ड वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा था। मैं चाहूँगा कि आप उस केस का नाम कमेंट बॉक्स में अपने आप कमेंट करके बताइए, ताकि आपको आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था कि म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, कि मतलब कि सब मिल के काम कर रहे हो, है ना। तो क्या होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी हो, कोई एक कर रहा हो या सब काम कर रहे हो। तो म्यूचुअल एजेंसी होना, अगर हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखें सेक्शन 4 के अंदर, तो उसके अंदर क्या लिखा होता है कि अ बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि सभी भी करें मिलके या फिर कोई एक सबके बिहाफ पे, या कोई भी मतलब दो कोई भी लोग एक्ट करें बाकी सबके बिहाफ पे। तो इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए भी, तो वो क्या बन जाते हैं, उनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन आ जाता है। तो सभी पार्टनर्स आपस में प्रिंसिपल भी होते हैं और सभी एजेंट्स भी होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, इस प्रिंसिपल को कॉक्स वर्सेस हिकमैन के केस में बताया गया था। इसके ये केस भी बहुत ही रेलेवेंट केस है, कॉक्स वर्सेस हिकमैन का केस। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये चीज़ तो हमने समझी, मैं बीच में आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। हमारे सामने एक कंसेप्ट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का। कौन सा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम LLP बोलते हैं। ठीक है, 2008 के अंदर ये एक्ट जो है बना था, एनेक्ट हुआ था, लेकिन फोर्स में कब से आया था, 2009 से आया था। 2008 में एनेक्ट हुआ और 2009 से फोर्स में आया। ठीक है, तो इस अगर ये एक्ट आया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया, तो इसने जो पुराने वाला एक्ट था जिसको हम पढ़ रहे हैं 1932 का, उसको रिपील नहीं किया। इसने सिर्फ क्या किया, जो LLPs बनती हैं इसकी एक नई एग्जिस्टेंस लेके आया और उसके रिगार्डिंग रेगुलेशंस बनाए। अगर आप देखोगे LLP की डेफिनेशन, तो ये कंप्लीटली डिफाइन नहीं की गई है, लेकिन ये बोला जाता है कि जोन सी पार्टनरशिप इस एक्ट के अंदर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बने और रजिस्टर्ड हो, उसको हम LLP बोल देते हैं। अब LLP बनने से होता क्या है, LLP जो होती है वो अपने आप में एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है और एक लीगल एंटिटी होती है अपने पार्टनर से अलग। जैसे आप कंपनी में देखते हो इसी तरीके से LLP में होता है कि पार्टनर्स अलग होंगे और LLP अलग होगी। LLP की अपनी अलग एग्जिस्टेंस होगी और जो पार्टनर्स होंगे उनकी अलग एग्जिस्टेंस होगी। अगर कोई लॉस होगा तो फिर LLP के ऊपर आएगा। यहाँ पे पार्टनर्स जो है वो पर्सनली लायबल नहीं रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी एटलीस्ट कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, और जो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनमें से जो भी है उनमें से कम एक जो पार्टनर है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए,
और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि अगर उसको लगता है कहीं पे तो वो एलएलपी के जो अफेयर्स हैं, जो बिजनेस है, उसको इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है। और अगर आप इसके और प्रोविजंस देखोगे एलएलपी एक्ट के, तो उसके अंदर ये प्रोविजंस भी है कि कोई प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को ये अलाउ है कि वो एलएलपी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो ये काफ़ी अच्छे प्रोविजंस है जो कि आजकल यूज़ के अंदर आते हैं 2009 से। अब जो हमारी पार्टनरशिप है और जो जॉइंट हिंदू फैमिली है, इसके अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो यहाँ पे अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली को देखें तो इसके भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हमने 4 एलिमेंट देखे पार्टनरशिप के, ऐसे ही जॉइंट हिंदू फैमिली के भी होते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली के लिए बेसिकली 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए कि क्या, कि एक तो फैमिली होनी चाहिए हिंदू लॉ के हिसाब से, कि एक फैमिली है जो भी हमारे हिंदू लॉज हैं उसके हिसाब से। अब ये जो फैमिली है एक बिजनेस कर रही हो जिसको हम फैमिली बिजनेस बोलें, जो कि जितने भी मेंबर्स हैं उस फैमिली के अंदर उनके बेनिफिट के लिए कर रही हो, मतलब उनके लिए प्रॉफिट अक्वायर करने के लिए कर रही हो, ठीक है। और जो बिजनेस के अंदर कैपिटल हो वो जॉइंट फैमिली की कैपिटल हो। अगर ये 3 बातें पूरी हो रही हैं तो हम उसको जॉइंट हिंदू फैमिली बोल देंगे। और हमने सेक्शन 5 के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनरशिप होती है वो स्टेटस से क्रिएट नहीं होती, ठीक है, कि आप स्टेटस से क्रिएट नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होती है। लेकिन जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, जो जिसको हम फैमिली बिजनेस बोलते हैं, या आप और भी अगर देखोगे तो बर्नीज बुद्धिस्ट वाली जो जहाँ पे हस्बैंड वाइफ मिलके काम करते हैं, इस तरीके की अगर जो फैमिलीज होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज जो होती हैं, ये सब स्टेटस से क्रिएट हो जाती हैं। अगर इसके भी मान लो जो मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि हम पार्टनरशिप के प्रोविजंस अपने ऊपर एप्लीकेबल करें, तो उनको फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। अगर वो इस तरीके का एग्रीमेंट नहीं बनाते, एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप नहीं बनाते, तो फिर जो भी उनके पर्सनल लॉज होते हैं उसके हिसाब से फिर वो गवर्न होते हैं। तो अगर हम पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर डिफरेंसेस देखें तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। एक जो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप है वहाँ पे आपका एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर कोई भी एग्रीमेंट जो है वो नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आप फैमिली के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं करोगे। और अगर पार्टनरशिप को देखो, जो इसके अंदर मेंबर्स होते हैं उनका बर्थ से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो तो बाद में मिलते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, फिर बिजनेस करते हैं। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर क्या होता है, एक एंसेस्ट्रल बिजनेस होता है, और मेंबर्स का इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होता है, बाय बर्थ होता है। उनकी इच्छा थोड़ी ना होती है, वो वहाँ पे पैदा हुए उस फैमिली के अंदर, तो उनका उसके अंदर इंटरेस्ट आ गया। और पार्टनरशिप जो होती है वो डेथ से डिसॉल्व हो जाती है, मतलब अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देता है। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति की जो कि मेंबर है फैमिली का, उसकी डेथ हो जाती है, तो हिंदू फैमिली बिजनेस जो होता है वो ख़त्म नहीं होता। उसके इंटरेस्ट जो होते हैं आगे, जो भी सर्वाइवर्स होते हैं, जो भी लोग बचे हुए होते हैं, उनको उसके अंदर इंटरेस्ट पास हो जाता है, ठीक है। और जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट होते हैं, जो भी एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जब तीसरे व्यक्ति के साथ डील करें। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और पार्टनरशिप के अंदर ये मैं आपको बता चुका हूँ कि रिलेशन जो होता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनता है, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में वो को पार्टनर्स होते हैं, इसलिए उसको उनके पास इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन जो पार्टनरशिप है, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू बनाई है, इसके अंदर माइनर्स जो होते हैं वो भी कुछ एडवांटेजेस उनको होती हैं सेक्शन 30 के हिसाब से। जब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 30 देखते हैं तो माइनर्स को कुछ इसके अंदर एडवांटेजेस मिलती है पार्टनरशिप के अंदर। और अगर जॉइंट हिंदू फैमिली पे आए तो वहाँ पे इस तरीके की कोई भी बेनिफिट्स नहीं होते, ठीक है। यहीं पे अगर मैं आपको पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में भी अगर कुछ डिफरेंसेस बता दूं, तो क्या होता है कि पार्टनरशिप जो होती है वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स कलेक्टिवली मिलते हैं, ठीक है, और काम करते हैं, लेकिन उनकी कोई सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी नहीं होती। लेकिन कंपनी में अगर आप आओगे तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अलग होते हैं, और जो कंपनी होती है वो अलग होती है। मतलब दोनों की अपनी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी अपने आप में एक अलग से पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन पार्टनरशिप ऐसी नहीं है। पार्टनरशिप का अगर आप मीनिंग देखोगे तो यहाँ पे क्या है, सभी पार्टनर्स को आपने एक साथ रख दिया, ठीक है। अगर पार्टनर्स सीजेस टू बी पार्टनर्स, मतलब अगर पार्टनर्स नहीं रहते तो जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी जो अपने आप में एक अलग सी पर्सन होती है, अगर उसके मेंबर्स या फिर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसको छोड़ के भी जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, कुछ भी होता है, तो उससे कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी जो है वो परपेचुअल एंटिटी होती है, वो चलती रहती है आगे। अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको बाय लॉ आपको बंद करना पड़ता है,
तो इस तरीके के कुछ डिफरेंसेस होते हैं पार्टनरशिप में और कंपनी के बीच में। यहाँ पे आपसे एग्जाम में एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन एक बेसिक सा क्वेश्चन बताऊं तो जैसे कि क्या रिलेशन होता है पार्टनरशिप का, या फिर वो इस तरीके से पूछ सकता है कि रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। तो यहाँ पे जितना आपको समझाया है ना कि सेक्शन 5 के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं और जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में जो बताया गया, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। जो भी केस है जैसे लाला बैजनाथ प्रसाद का केस है, इस तरीके के केसेस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 7 के ऊपर, जो बात करता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? ऐसी पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप एट विल को देखोगे, ऐसी पार्टनरशिप जहां पे जैसे अभी हमने नॉर्मल पार्टनरशिप पढ़ी ना, उसी तरीके से, लेकिन जिस पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आपने बनाया उसके अंदर आपने ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं बताई कि कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप है। तो इसका मतलब कि जो पार्टनरशिप एट विल है उसके अंदर क्या होगा, आप कोई भी टाइम फिक्स नहीं करोगे, ड्यूरेशन फिक्स नहीं करोगे कि कितने टाइम के लिए ये पार्टनरशिप है, या कोई भी प्रोविज़न नहीं होगा जिसके हिसाब से आप एग्री हुए होगे उसकी डिटर्मिनेशन के लिए। ऐसी पार्टनरशिप को हम क्या बोल देंगे? पार्टनरशिप एट विल बोल देंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप क्लॉज के थ्रू ही बताएं, कई बार ये इंटेंशन के थ्रू भी देखा जाता है पार्टीज़ की, वो उस पार्टनरशिप को कितने टाइम के लिए करना चाहते थे, और इससे हमें पता चलेगा कि वो पार्टनरशिप एट विल थी। सेम बात एक केस के अंदर भी बोली गई थी, अरुणाचलम एंड कंपनी वर्सेस एम सद्दाशिवम। अरुणाचलम एंड कंपनी वर्सेस एम सद्दाशिवम, इस केस के अंदर बोला गया था, 1985 का केस था। अब जो पार्टनरशिप एट विल होती है वो नोटिस के द्वारा, मतलब नोटिस दे के उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जो रिटायरिंग पार्टनर्स होते हैं, जो रिटायर कर रहे होते हैं पार्टनरशिप में से, उनको नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि उनकी इंटेंशन है कि वो रिटायर करना चाह रहे हैं। और ये जो इंटेंशन है पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने की, आप सर्कमस्टांसेस से भी जान सकते हो। अगर आपको सर्कमस्टांसेस जैसे शो कर रहे हैं कि जो भी पार्टनर्स है वो अपना इंटरेस्ट उसमें से सीवियर करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो भी आप इससे जान सकते हो कि वो अपनी पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हैं, जो पार्टनरशिप एट विल होती है उसको, क्योंकि वहाँ कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी पार्टनर की भी डेथ हो जाती है पार्टनरशिप एट विल के अंदर, तो वो जो पार्टनरशिप एट विल हो जाती है वो डिसॉल्व हो जाती है। या तो अपने अपने एग्रीमेंट में लिखा हो कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, तो वो कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज अगर आपने ऐसा कोई क्लॉज नहीं डाला तो फिर वो डिसॉल्व हो जाएगी पार्टनरशिप एट विल भी। ये बात भी एक केस के अंदर बोली गई थी, तानामल वर्सेस गंगाराम का केस है 1925 का। क्या नाम है? तानामल वर्सेस गंगाराम का केस, AIR 1925 का। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 9 के ऊपर, जहाँ पे ड्यूटीज़, जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स के बारे में बताया गया। इसी के ऊपर आपका एक क्वेश्चन बनता है, अगर इसको मैं रीड करूँ, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन एंड अदर आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ। कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ, कि जो आपस में पार्टनर्स का रिलेशन है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ के ऊपर। तो इसको आप समझाइए। तो यहाँ पे आपने सेक्शन 9 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, उसको समझाना है, जहाँ पे हमें जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स दी गई हैं। तो जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स क्या है कि जो पार्टनर्स होते हैं सेक्शन 9 जनरल ड्यूटीज, तो यहाँ पे जनरल ड्यूटीज क्या दी गई है? जो पार्टनर्स होते हैं वो बाउंड होते हैं बिजनेस को कैरी करने के लिए, जो फर्म का बिजनेस है, टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, की उससे सभी को एडवांटेज मिले, और वो किस तरीके से काम करे? जस्ट एंड फेथफुल वे में काम करे एक दूसरे के प्रति, कि सभी के साथ वो फेथफुल हैं, भरोसेमंद है, जस्ट हैं, इस तरीके से काम करें। और बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं उनको ट्रू अकाउंट्स दें, भाई कोई भी चीज़ उनसे छुपाए ना, और उनको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी फर्म से रिलेटेड सभी पार्टनर्स को दें, या उनके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको दें। तो ये इनकी क्या है? पार्टनर्स की जनरल ड्यूटीज़ है। तो सेक्शन 9 जो है क्या क्या ड्यूटीज़ हमें बता रहा है? 3 ड्यूटीज़ बता रहा है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो बाउंड होते हैं बिजनेस करने के लिए फर्म का, किस चीज़ के लिए? ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए, कि सभी को ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज हो। ठीक है। दूसरी बात क्या बोली? कि उनके बीच में क्या हो? जस्ट एंड फेथफुल हो। ठीक है, एक दूसरे के प्रति जस्ट एंड फेथफुल वे में काम करें। और तीसरी बात क्या बोली? कि वो ट्रू अकाउंट्स बताएं सभी को, और फुल इन्फॉर्मेशन दें हर एक चीज़ से रिलेटेड दूसरे पार्टनर्स को या फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, 3 ड्यूटीज़ होती हैं जनरल, जो पार्टनर्स की एक दूसरे के प्रति होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब गुड फेथ का मतलब क्या है? कि गुड फेथ रिक्वायर्स क्या चीज़? कि पार्टनर जो है कोई भी प्राइवेट एडवांटेज ना लें,
फर्म के एक्सपेंसेस पे, कि फर्म के खर्चे पे वो प्राइवेट एडवांटेजेस लेने लग गए। इसको हम गुड फेथ बोलेंगे। कौन सा गुड फेथ? जो सभी के लिए है, कॉमन एडवांटेज के लिए है, उसको इस तरीके का काम किया जा रहा हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और ये जो गुड फेथ वर्ड है जो मैंने यूज़ किया, ये हमें कहाँ पे और बताया गया है? सेक्शन 3 क्लॉज 22 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर भी हमें बताया गया है। अगर हम उस सेक्शन को रीड करें, सेक्शन 3 क्लॉज 22 को, तो वो क्या बोलता है? अ थिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ, कि हम कब मानेंगे कि कोई चीज़ गुड फेथ में की गई है? वेयर इट इज़ इन फैक्ट डन ऑनेस्टली, वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट, चाहे वो नेग्लिजेंटली हुई है या नहीं हुई है, लेकिन कैसे हुई है? ऑनेस्टली की गई है, तो हम मानेंगे कि वो चीज़ गुड फेथ के अंदर है। तो जो जनरल क्लॉज एक्ट है वो गुड फेथ की डेफिनेशन को के अंदर मेनली किस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस दे रहा है? ऑनेस्टी के ऊपर स्ट्रेस दे रहा है। ठीक है, आपको ऑनेस्टली रहना है, नेग्लिजेंटली या ये सब चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए आपके बीच में, ऑनेस्टी होनी चाहिए। मतलब कि म्यूचुअल ट्रस्ट और ऑनेस्टी जो है पार्टनरशिप के अंदर, वो क्या है? जो हम लीगल वर्ड यूज़ करते हैं, साइन क्वा नन है, कि ये एक नेसेसरी चीज़ है, इसके बिना पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर आपके बीच में फेथ नहीं होगा, आप ऑनेस्टली काम नहीं करोगे, तो आपकी पार्टनरशिप जो है वो सही से नहीं चलेगी। उसके पीछे आपको कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होना चाहिए कि आप अपनी अनड्यू एडवांटेज लेना चाह रहे हो दूसरे को खर्चे के ऊपर, आप उसमें से गलत तरीके से अकाउंट शो कर रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो सेक्शन 9 जो है बेसिकली हमें यही बताता है, और जो गुड फेथ है उसके ऊपर मेन फोकस करता है कि गुड फेथ जो है एक नेसेसरी पार्ट है एक पार्टनरशिप को एग्जिस्ट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर हम सेक्शन 13 के ऊपर आए पार्टनरशिप एक्ट के, इससे पहले एक क्वेश्चन बताता हूँ, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा। क्या? जैसे मान लो ए और बी जो थे वो पार्टनर्स थे। ठीक है, क्या थे? पार्टनर्स थे। और बी जो था क्या था? उसके अंदर मैनेजिंग पार्टनर था, काम करता था उसके अंदर। अब ये जो पार्टनरशिप थी वो डिसॉल्व हो गई। क्यों? क्योंकि बी ने इसको वाइंड अप किया था। इसके अंदर जो ए था उसके कुछ असेट्स थे जो कि क्या क्या थे? बेल ऑफ कॉटन थी। ठीक है, मतलब मेनली बेल ऑफ कॉटन थी, जिसको अल्टीमेटली बेच दिया गया था लोअर प्राइस पे, जो कि उसका असलियत में होना चाहिए था। मतलब जैसे मान लो 100 रुपये प्राइस था, उसको आपने 40 में बेच दिया। तो यहाँ पे ए ने क्या बोला कि ये जो मुझे लॉस हुआ ना, ये किसके कारण हुआ? बी के कारण हुआ। ठीक है, तो अब इस पे आप बताइए कि आपका क्या राय है। तो हम सेक्शन 13 को यहाँ पे समझते हैं, इसका आंसर भी आपको सेक्शन 13 में ही मिलेगा। तो ये सेक्शन क्या बोलता है? ये विलफुल नेग्लेक्ट के बारे में बात करता है। बोलता है जो सेक्शन 13 ऐप है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, कि अगर कोई व्यक्ति जिनके बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट है पार्टनर्स के तौर पर, तो अगर कोई पार्टनर जो है वो विलफुल नेग्लेक्ट के कारण कोई लॉस कर देता है, तो उसको फिर इंडेमनीफाई करना पड़ेगा फर्म को। अगर कोई पार्टनर अपने विलफुल नेग्लेक्ट के कारण कोई लॉस कर देता है फर्म को, तो उसको वह फर्म को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। विलफुल नेग्लेक्ट जो है हमें ये सब एक्सप्लेन नहीं किया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या अपने पार्टनरशिप एक्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ जो है स्पेशल कमेटी ने इसको डिफाइन किया था विलफुल नेग्लेक्ट को, जिसका मतलब होता है एक डिग्री ऑफ नेग्लेक्ट। क्या? एक डिग्री ऑफ नेग्लेक्ट जो हमें ये चीज़ दिखाती है कि आपका माइंड जो था वो एब्सेंट था फ्रॉम ऑब्वियस ड्यूटी, की इतनी सी बात तो कोई नॉर्मल व्यक्ति भी करता है, ये आपकी ऑब्वियस ड्यूटी थी, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना था। आपको इस बात की नॉलेज भी थी कि इसका लाइकली रिजल्ट क्या होगा, उसके बावजूद भी आपने इस काम को डेलिबरेटली किया, इंटेंशनली किया। ठीक है, आपने इस काम को कोई एक्सीडेंट से या गलती से नहीं किया, इनएडवर्टेंस में नहीं किया, आपने जानबूझ के इस काम को किया, इंटेंशनली किया, और आपको इसके रिजल्ट पता थे, आपको नॉलेज थी इस बात की, आपकी ऑब्वियस ड्यूटी थी, तो इसको हम क्या मानेंगे? विलफुल नेग्लेक्ट मानेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करें। देखिए पूरी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होता रिवीजन के अंदर, उसके लिए आप स्पेसिफिक वीडियोस देख सकते हैं, सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। फिर इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर एंड इट्स लिमिटेशन, सेक्शन 19 के अंदर में क्या बताया गया है? इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर बताई गई है एज अ एजेंट ऑफ द फर्म की। इम्प्लाइड अथॉरिटीज क्या क्या होंगी पार्टनर की एज अ एजेंट ऑफ द फर्म की? क्यों? क्योंकि वो फर्म का एजेंट है, तो उसकी क्या क्या इम्प्लाइड अथॉरिटीज होंगी, अपने आप ही क्या क्या अथॉरिटीज हो जाएंगी। देखिए सेक्शन 2 के जो प्रोविजंस है उनको तो ध्यान में रखिएगा। अगर आप सेक्शन 19 को रीड करते हैं तो जो एक्ट ऑफ पार्टनर होता है, अगर वो किया जाता है यूजुअल वे के अंदर, तो उसका जो भी एक्ट है उस पार्टनर का,
वो फर्म को बाइंड कर देगा। मतलब जो भी उसने एक्ट किया पार्टनर ने, वो जो भी काम करता है फर्म के बिहाफ पे यूजुअल वे के अंदर, ठीक है, तो वो चीज उस फर्म को बाइंड कर देगी। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड अथॉरिटी बोलते हैं। जैसे मान लो ए बी सी तीन पार्टनर है, अगर ए जो है यूजुअल वे में अथॉरिटी के बिहाफ पे, मतलब फर्म के बिहाफ पे कोई काम करके आता है, ठीक है, तो जो भी ये काम करके आया है ये पूरी की पूरी पार्टनर्स को, पार्टनरशिप को बाइंड कर देगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयड अथॉरिटी बोलते हैं। और सेक्शन 22 के ऊपर अगर हम आए तो ये मोड ऑफ डूइंग एक्ट बताती है कि किस तरीके से आप काम करते हो तो आप फर्म को बाइंड कर दोगे। तो इन ऑर्डर टू बाइंड द फर्म, जो एक्ट है या जो आपने जो भी काम किया है, पार्टनर ने जो भी काम किया है फर्म के बिहाफ पे, या किसी और व्यक्ति ने कोई काम किया है फर्म के हिसाब से, तो सबसे पहली बात वो तो एक तो फर्म के नाम पे होना चाहिए, या फिर आपने इस तरीके से किया हो जहां पे ये एक्सप्रेस हो रहा हो कि आपने ये काम कैसे किया है, फर्म के बिहाफ पे किया है और आप इस काम के द्वारा फर्म को बाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए जब हम सेक्शन 19 को पढ़ते हैं तो हम सेक्शन 22 के साथ पढ़ते हैं। अब देखिए ये बार बार बोलता है कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी जो यूजुअल वे के अंदर वो काम कर रहा है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि वो यूजुअल वे में कर रहा है। वैसे तो देखिए हर एक चीज़ के अंदर वो, हर एक बिजनेस के अंदर अलग अलग होगा, हो सकता है कि किसी एक बिजनेस के अंदर वो यूजुअल वे हो, दूसरे के अंदर वो अनयूजुअल हो, तो वो आपको हर एक बिजनेस में देखना पड़ेगा। लेकिन जनरली अगर कुछ जैसे चीज़ें बताएं जिसके अंदर कोई भी जो पार्टनर है उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी मानी जाएगी, वो फर्म के बिहाफ पे अगर ये काम करता है तो फर्म जो है बाइंड हो जाएगी। जैसे कोई पार्टनर अगर कॉन्ट्रैक्ट कराता है फर्म के बिहाफ पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, तो वो बाइंड हो जाएगी फर्म। इसी तरीके से कोई पार्टनर जो है किसी सर्वेंट को, किसी एजेंट को एंगेज करता है पार्टनरशिप के लिए, तो वो उससे फिर बाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से कोई पार्टनर जो है चेक ड्रॉ करता है फर्म के नाम पे, तो फर्म जो है बाइंड हो जाएगी उससे। लेकिन ये अगर नॉन ट्रेडिंग फर्म है तो वहाँ पे इस चीज़ को अनयूजुअल माना जाता है। इसी तरीके से जो पार्टनर होते हैं वो फर्म के, जो बिजनेस फर्म है उसके जो अकाउंट्स वगैरह होते हैं उसको सेटल कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, ठीक है, डेप्ट्स को पे कर सकता है, और कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर सकता है। कोई डेप्ट जो है आगे जैसे एक्शनेबल क्लेम्स हो गए उसको असाइन करके आ सकता है, कोई भी मनी बोरो कर सकता है, कोई भी जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उनको ड्रॉ कर सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है तो ड्रॉ करने की भी राइट हमने उसको दे दिया। तो ये सब क्या है, एक एम्प्लॉयड अथॉरिटीज़ हैं जो यूजुअल वे में अगर वो करके आएगा तो जो फर्म है वो बाइंड हो जाएगी उस पार्टनर के एक्ट से, ठीक है। लेकिन जब आप सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 पढ़ोगे ना तो वहाँ पे बताया गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूसेज या कस्टम के अंदर नहीं मानी जाती, ठीक है, जिसके अंदर एम्प्लॉयड अथॉरिटी पार्टनर्स की नहीं होती। जैसे कि कोई पार्टनर जो है डिस्प्यूट जो उनका चल रहा है उसको आर्बिट्रेशन में सबमिट कराए अकेला पार्टनर जाके फर्म के बिहाफ पे, तो उसको हम एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं मानेंगे। ऐसी कोई बैंक खोला है अपने नाम के ऊपर फर्म के लिए, और या फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कराए, जैसे कोई क्लेम वगैरह बनता है उसका कॉम्प्रोमाइज़ कराए फर्म के बिहाफ पे, कोई सूट वगैरह कोर्ट से विड्रॉ कर ले कि अब ये सूट आगे नहीं चलाना, कोई लायबिलिटी एडमिट कराए, ठीक है, ऐसी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने लग गया फर्म के बिहाफ पे, तो वो चीज़ें बाइंड नहीं करेंगी। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराया किसी को, किसी और के साथ पार्टनरशिप में, इस पार्टनरशिप फर्म को भी एंटर कर देता है अपने आप ही जाके, तो ये सब चीज़ें उसको एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं देती, फर्म जो है बाइंड नहीं होंगी, ठीक है। फिर हम आते हैं सेक्शन 20 के ऊपर, पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 20 पे। ये ना कुछ एक्सटेंशंस और रेस्ट्रिक्शंस लगाती है पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी पे। क्या करती है, कुछ एक्सटेंशंस और रेस्ट्रिक्शंस लगाती है पार्टनर्स की एम्प्लॉयड अथॉरिटी पे। तो ये क्या बोलता है, कहता है कि अगर आप इस चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट कर लेते हो, जैसे आपकी जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी है जो यूजुअल बिजनेस के अंदर, यूजुअल वे के अंदर दी जाती है, उसके ऊपर आप एग्रीमेंट कर लेते हो कि मैं इन पार्टनर्स को, जैसे मुझे इन पर ज़्यादा ट्रस्ट है आपस में पार्टनर्स को, तो इनको मैंने एक्सेस अथॉरिटी दे दी जो कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी से ज़्यादा थी, मतलब एम्प्लॉयड अथॉरिटी जो नॉर्मली होती है उससे ज़्यादा मैंने अथॉरिटी दे दी, जिसको हम एक्सेस अथॉरिटी बोलेंगे, ठीक है। और एग्रीमेंट के अंदर ही आपने मान के क्या किया कि जैसे अभी कुछ जूनियर पार्टनर्स आए हैं, इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इनएक्सपीरियंस है, तो आपने उनकी कुछ ऐसी, उनके ऊपर ड्यूटीज़ जो थी, उनकी जो रेस्ट्रिक्शंस थी उनके ऊपर काट दिया उनको कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती, लेकिन अभी इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि ये एम्प्लॉयड अथॉरिटीज़ भी इनको करनी चाहिए, लेकिन थर्ड पार्टी के ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। अब जैसे वो मैंने आपको बताया था सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 के अंदर दी गई हैं, अभी मैंने आपको इससे पहले यही बताया था कि भाई आर्बिट्रेशन के पास सबमिट नहीं करेंगे, या कोई भी जो कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह होता है, रेलिंक्विश करना होता है किसी क्लेम को, वो नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आती हैं, तो ये सेक्शन 20 में दिया गया, आप इनको ऐड या डिलीट कर सकते हो, एम्प्लॉयड अथॉरिटी से ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, उसके लिए आपको अपना एग्रीमेंट में करना होगी बात।
उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 27 के ऊपर। किस बारे में बात करता है? लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। पार्टनर्स की मिस एप्लीकेशन के द्वारा जो लायबिलिटीज़ होंगी उसके बारे में बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको एक क्वेश्चन इससे बताऊँ कैसे बन सकता है। मान लो एक्स और वाई पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर। एक्स ने क्या किया, 9,000 रुपये बोरो किए पी से और एक प्रो नोट दे दिया, एक प्रॉमिसरी नोट दे दिया फर्म के नाम पे। और एक्स ने क्या किया, अभी पैसा तो ले लिया 9,000 रुपये और ये जाके उसने अपने एक प्लॉट खरीद लिया अपने नाम पे कि मैं इसको पर्सनली यूज़ करूँगा। तो क्या पी जो है वो वाई को यहाँ पे लाइबल कर सकता है उस डेप्ट के लिए? अगर कर सकता है तो उसका रीज़न बताइए। तो अब यहाँ पे इसके लिए हम पढ़ते हैं सेक्शन 27 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या बोलता है ये सेक्शन कि भाई जो पार्टनर है, अगर आप 27 को बोलता है कि पार्टनर जो है अगर वो अपनी अपेरेंट अथॉरिटी में काम कर रहा है, जो भी उसकी अथॉरिटी है, वो कोई मनी या प्रॉपर्टी रिसीव करता है किसी थर्ड पर्सन से। कोई पार्टनर अपनी अपेरेंट अथॉरिटी में काम कर रहा है, वो कोई मनी या प्रॉपर्टी रिसीव करता है किसी थर्ड पार्टी से और उसको मिस अप्लाई कर देता है। ठीक है, मिस अप्लाई कर देता है। मिस अप्लाई मतलब जिस पर्पस के लिए लिया था उसके लिए यूज़ नहीं किया, किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर लिया, अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर लिया। या फिर एक फर्म ने अपने नॉर्मल बिजनेस के अंदर एक पैसा रिसीव किया किसी व्यक्ति से, किसी थर्ड पार्टी से, या कोई प्रॉपर्टी रिसीव की। ठीक है, पहले मैंने बोला था कि किसी पार्टनर ने रिसीव की, यहाँ पे फर्म रिसीव कर रही है। और अब क्या किया, जब फर्म के पास पैसा आ गया, प्रॉपर्टी आ गई, किसी एक पार्टनर ने वो पैसे को मिस अप्लाई कर दिया जो कि फर्म की कस्टडी में था उसी वक्त। तो यहाँ पे जो फर्म होगी वो लाइबल हो जाएगी इस लॉस के लिए। क्या होगा, जो फर्म है वो लाइबल हो जाएगी इस लॉस के लिए। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला था उसको, आपको उसका आंसर यहाँ पे मिल गया। तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? पहली बात, अपेरेंट अथॉरिटी होनी चाहिए पार्टनर के पास। उसने कोई मनी या प्रॉपर्टी रिसीव की हो किसी थर्ड पार्टी से और उसको मिस अप्लाई कर दिया हो। ठीक है, इसी तरीके से कोई फर्म को भी हो सकता है कि फर्म ने कोई थर्ड पार्टी से पैसे लिए हों और कोई पार्टनर जो है उस मनी या प्रॉपर्टी को जाके मिस अप्लाई कर देता है जो कि फर्म की कस्टडी में ही है। तो यहाँ पे जो भी ये लॉस हुआ है इसको गुड करना पड़ेगा फर्म को, मतलब कि फर्म लाइबल होगी इन सभी केसेस के अंदर अगर इस तरीके की कोई भी सिचुएशन आती है। जैसे विलेट वर्सेस चैम्बर्स का केस भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे इसी तरीके के फैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब आते हैं हम सेक्शन 28 के ऊपर, जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट। इसको भी हमने सेपरेट वीडियो में अच्छे से समझा हुआ है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं सेक्शन 28 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो होल्डिंग आउट के बारे में बोलता है। अगर हम समझें इस सेक्शन को तो ये क्या बोलता है कि, तो अगर हम बिल्कुल सिंपली समझे, इतनी सी बात ये बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को चाहे वर्ड्स स्पोकन से, मतलब बोल के या रिटर्न में, या अपने कंडक्ट से ये रिप्रेजेंट करता है कि वो इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। ठीक है, और ये जान के अपने आप को पार्टनरशिप के द्वारा भी रिप्रेजेंट करवा देता है कि मैं इसका पार्टनर हूँ। ठीक है, या और दूसरी बात, मतलब साथ में क्या होना चाहिए इसी बिहाफ पे कि भाई ये सोचते हुए कि ये व्यक्ति जो है इस पार्टनरशिप का पार्टनर है, कोई तीसरा व्यक्ति इस पार्टनरशिप फर्म को क्या दे देता है? क्रेडिट दे देता है, लोन दे देता है। ठीक है, और अगर यही चीज़, अगर मान लो कोई व्यक्ति की डेथ हो गई, किसी पार्टनर की डेथ होगी और उस डेथ वाले पार्टनर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि अभी भी पार्टनर, और उस बिहाफ पर उसको क्रेडिट मिल जाता है, तो यहाँ पे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसकी एस्टेट जो है वो लाइबल नहीं होगी। जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो मर गया व्यक्ति, उसकी जो एस्टेट वगैरह है वो लाइबल नहीं होगी। लेकिन अगर कोई किसी व्यक्ति ने नॉर्मली अपने आप को प्रेजेंट किया तो वो व्यक्ति फिर यहाँ पे लाइबल हो जाएगा, जो भी डेट्स वगैरह जो उसने दिए हैं उस चीज़ के लिए एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। अब रिप्रेजेंटेशन का मतलब अगर हम और देखें तो सिंपली सी चीज़ क्या है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन की गई हो, जो जहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट एप्लीकेबल करना हो, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन की गई हो या तो ये उस व्यक्ति ने खुद की हो, अपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हो कि देखो मैं इसका पार्टनर हूँ, किसी भी तरीके से शो किया हो, या फिर किसी और ने उसके बिहाफ पे किया और उसको ये बात पता हो कि मेरे को कोई ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिप्रेजेंटेशन जो है सामने वाले व्यक्ति तक पहुँच गई है। अब ये बात मुझे नहीं पता थी कि उस तक पहुँच गई है या नहीं पहुँची है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने अपने आप को प्रेजेंट भी किया है तो मैं माना जाएगा कि मैंने रिप्रेजेंट किया है और मैं इसका पार्टनर हूं और मैं लाइबल बन जाऊंगा उस थर्ड पार्टी के लिए इस डेप्ट के अगेंस्ट एज अ पार्टनर ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म।
यहाँ पे काफ़ी सारे केसेस आते हैं देखोगे तो, जैसे स्नो वाइट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सोहन लाल बागला का केस आता है, ये सब हमने डिस्कस किए हुए हैं। टॉवर कैबिनेट कंपनी वर्सेस इनग्रेन का केस आता है, फ्रेजर का केस आता है, काफ़ी सारे केस है, जुग्गीलाल कमलापट वर्सेस शिवचंद बागरी का केस आता है। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो सारा टाइम इस पर चला जाएगा, फिर हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम एक चीज़ डिस्कस करें, ये जो प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन, प्रिंसिपल या डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट है, ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। डिजीज पार्टनर जो पार्टनर मर गया उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे उसने नोटिस दिया या नहीं दिया है। अब इंसॉल्वेंट पार्टनर के ऊपर कब एप्लीकेबल नहीं होगा और डॉर्मेंट पार्टनर के ऊपर कब एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो इंसॉल्वेंसी होती है किसी व्यक्ति की, जैसे कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसकी जो लायबिलिटी होती है वो भी खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। तो जिस दिन से भी एक व्यक्ति जो है सीज कर जाता है, मतलब जिस दिन से भी एक व्यक्ति इंसॉल्वेंट कर जाता है, तो वो पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर होता है वो उससे भी हट जाता है, वो भी सीज कर जाता है। तो उसकी जो एस्टेट्स होंगी, जो भी प्रॉपर्टी होंगी, वो लाइबल नहीं रहेंगी फर्म के एक्ट के लिए, ठीक है, जो भी उसकी इंसॉल्वेंसी के बाद किए गए हैं, चाहे उसके लिए उसने नोटिस दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। तो नोटिस बाकी केसेस के अंदर देना ज़रूरी होता है, लेकिन डिजीज पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर, इनके लिए देना ज़रूरी नहीं होता। डॉर्मेंट पार्टनर की बात करें, डॉर्मेंट पार्टनर कौन होता है, मतलब एक व्यक्ति जो कि पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस एज अ पार्टनर हमने रिफ्लेक्ट नहीं करी, उसका नाम हमने एज अ फर्म के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं किया बाहर किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। और साथ ही साथ उसने कभी भी जो कोई बिजनेस का काम हो गया, मतलब कोई भी कंडक्ट हो गया बिजनेस का, फर्म का जो कंडक्ट हो गया, पार्टनर्स का कंडक्ट हो गया, उसने कभी भी इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं लिया। और इसीलिए ही इसके बारे में, मतलब कि ये जो एक व्यक्ति है पार्टनर है फर्म का, ये चीज़ें कस्टमर्स को नहीं पता, जो भी फर्म्स के कस्टमर है। तो जब तक भी वो पार्टनर रहता है फर्म का, तो उसकी जो लायबिलिटी है वो सेम रहेगी जो बाकी पार्टनर्स की रहती है, चाहे कस्टमर्स को इस बारे में पता था या नहीं पता था, ठीक है। लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है, इस डॉर्मेंट पार्टनर्स के लिए कोई पब्लिक नोटिस देना ज़रूरी नहीं होता अपनी लायबिलिटी को टर्मिनेट करने के लिए, क्योंकि इसके बारे में पब्लिक को पता ही नहीं था। हम नोटिस क्यों दे रहे हैं कि मेरी लायबिलिटी नहीं है, नोटिस हम इसलिए दे रहे हैं ताकि जो पब्लिक है उसको पता चल जाए कि अब ये पार्टनर जो है पार्टनर नहीं है इस फर्म के अंदर, तो अब आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको इसको क्रेडिट देना है, सामान जो भी चीज़ें आपको करनी है या नहीं करनी। लेकिन डिजीज पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर और डॉर्मेंट पार्टनर पर यह चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती, उनको कोई भी नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप रिटायर होते हो तो आपको नोटिस देना पड़ता है ताकि लोगों को पता चले कि आप पार्टनर नहीं हैं और आप फिर लाइबल ना रहें होल्डिंग आउट के थ्रू। अदरवाइज आप होल्डिंग आउट के थ्रू लाइबल रहेंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि आप अभी भी वहाँ पे पार्टनर हैं और इस बेसिस पे वो फर्म को क्रेडिट दे देंगे, फिर आपकी जो लायबिलिटी है वो बनी रहेगी उसके अंदर। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछा जा सकता है, मान लो ABC जो है एक पार्टनरशिप कर रहे थे और जो C था उसने जो क्या किया था, कोई भी ना कैपिटल वगैरह नहीं लेके आया था कैश के अंदर। उसने बोला था, उसने कंडीशन रखी थी कि ना ही मैं तो पार्टनरशिप के लिए काम करूंगा, ना ही मैं कोई पैसा दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा कि मैं अपना नाम आपको यूज़ करने दूंगा, ना मैं आपसे प्रॉफिट ले रहा हूँ, ना मैं अपना नाम यूज़ कर रहा हूँ, ना ही मैं आपकी लेबर ले रहा हूँ, ना ही मैं आपको अपनी मनी दे रहा हूँ, ना ही मैं आपका प्रॉफिट ले रहा हूँ, लेकिन आप मेरा नाम यूज़ कर लो, ठीक है। तो आपसे इस तरीके से पूछेगा, तो यहाँ पे क्या C जो है लाइबल होगा एज अ पार्टनर थर्ड पार्टीज को, होगा तो क्यों होगा? तो यहाँ पे आपका आंसर कहाँ से बन जाएगा, सेक्शन 28 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से बन जाएगा। आपने होल्डिंग आउट के प्रिंसिपल को पूरा समझा देना है और बता देना है कि ये किस तरीके से लाइबल होगा, मतलब कंक्लूजन दे देना है कि होल्डिंग आउट के थ्रू ये लाइबल होगा। केस वगैरह जो आपको याद हो वो बता दीजिएगा। फिर हम सेक्शन 30 के ऊपर आते हैं। जो बेनिफिट्स एडवांटेजेस माइनर को मिलती हैं पार्टनरशिप के अंदर, वो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। तो राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, कि आप माइनर को सिर्फ उसके बेनिफिट के लिए ऐड कर सकते हो, उसको नुकसान के लिए ऐड नहीं कर सकते। तो सेक्शन 30 को अगर हम पढ़ें तो उसकी हेडिंग क्या बोलती है, माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, की पार्टनरशिप की बेनिफिट के लिए आप माइनर्स को ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप किसी माइनर को पार्टनर नहीं बनाओगे।
अब अगर आपको किसी माइनर को पार्टनर बनाना है तो जितने भी पहले पार्टनर है, मान लो 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, उन सबकी एसेंट लेनी होगी। सभी एग्री करेंगे इस चीज़ से कि ठीक है, हम इसे डी व्यक्ति को, जैसे डी जो है इसको हम ऐड कर रहे हैं एज अ पार्टनर जो कि एक माइनर है, तो आप इसको फिर ऐड कर सकते हो। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस, मतलब इसकी कुछ लायबिलिटीज़ होंगी, कुछ इसको फ़ायदे मिलेंगे, वो क्या क्या है वो हमें सब कुछ सेक्शन 30 के अंदर ही बता रखे हैं। तो क्या क्या है, देखो सबसे पहले तो जो माइनर है उसके पास ये राइट होगा कि जो भी प्रॉपर्टी है उसके अंदर वो शेयर ले, जो भी फर्म का प्रॉफिट है वो शेयर करे, ठीक है, जिसके ऊपर भी वो एग्री हुआ है कि मेरा इतना इतना हिस्सा होगा। और उसके पास साथ ही साथ ये राइट होगा कि वो फर्म की कोई भी कॉपी जो होती है, जो अकाउंट्स वगैरह उनको एक्सेस कर सकता है और इंस्पेक्ट कर सकता है। दूसरी बात कि जो माइनर होगा उसका जितना शेयर है उस पार्टनरशिप के अंदर, वो शेयर लाइबल होगा एक्ट ऑफ द फर्म्स के लिए। कोई भी फर्म जो एक्ट करती है अगर उससे कोई लायबिलिटी राइज होती है तो जितना उसका शेयर फर्म के अंदर है उसके लिए तो वो लाइबल होगा, लेकिन उसकी कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। अब बाकी जो पार्टनर्स, मेजर पार्टनर्स हैं, उनकी पर्सनल लायबिलिटी भी होती है, लेकिन माइनर की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी। अब क्या होता है, जैसे मान लो वो जो माइनर है 18 साल की उम्र तक माइनर रहते हैं। हम सेक्शन 3 के हिसाब से, कौन से एक्ट के, जो ये इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 है उसके अंदर बताया कि हम 18 साल की उम्र तक जो है माइनर रहते हैं, फिर मेजर हो जाते हैं। तो अब जब वो मेजर हुआ, ठीक है, जब उसने मेजॉरिटी अटेन की, तो उसके बाद 6 महीने का टाइम होता है उसके बाद, या फिर जब भी उसको इस बात की नॉलेज आती है, जैसे मेजर होने के बाद जब भी उसको इस बात की नॉलेज मिली कि वो इस पार्टनरशिप के अंदर उसके बेनिफिट के लिए ऐड हुआ था एज अ पार्टनर, एडमिटेड था एज अ पार्टनर, ठीक है। दोनों चीज़ें कोई भी हैं, दोनों में से जो भी डेट लेटर आती है, 6 महीने की डेट आ जाए या फिर जब उसको नॉलेज आता है वो डेट आ जाए, तो उसको क्या करना पड़ता है, एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। उस पब्लिक नोटिस के अंदर उसको इलेक्ट करना पड़ता है कि वो उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर रहना चाहता है, मतलब वो इलेक्ट करता है, या फिर वो बोल देता है कि मैं इस पार्टनरशिप का पार्टनर जो है नहीं हूं। और अगर इस तरीके का नोटिस अगर वो 6 महीने के अंदर नहीं देता तो फिर वो मान लिया जाएगा कि वो उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन गया है। अगर वो पार्टनर बन जाता है तो अब वो चीज़ों के लिए पर्सनली लाइबल हो जाएगा, थर्ड पार्टीज को भी, ठीक है। और जो भी उसका शेयर वगैरह होगा प्रॉफिट का, प्रॉपर्टी का उस फर्म के अंदर, वो भी उसको जो एज अ माइनर मिल रहा था वो भी ये भी मिलेगा यहाँ पे। लेकिन अगर वो मना कर देता है कि अब मैं माइनर के, मतलब अब मैं पार्टनर नहीं रहूँगा, जब तक माइनर था तब तक ठीक था, अब मैं पार्टनर नहीं रहूँगा, तो जो भी उसकी राइट्स एंड लायबिलिटी थी वो सिर्फ जो एज अ माइनर थी वही रहेंगी, ठीक है। उसके अलावा जब तक वो पब्लिक नोटिस देता है तब तक के लिए, उसके अलावा उसका जो शेयर होगा वो लाइबल नहीं होगा फर्म के किसी भी एक्ट के लिए जो उस नोटिस की डेट के बाद किया जाता है, और वो इंटाइटल्ड होगा बाकी पार्टनर्स को स्यू करने के लिए अपना शेयर ऑफ प्रॉपर्टी या प्रॉफिट लेने के लिए सबसेक्शन 4 के हिसाब से, जब सेक्शन 30 का सबसेक्शन 4 पढ़ोगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं माइनर को अवेलेबल होती है। और माइनर का जो गार्डियन होता है वो एंटर नहीं कर सकता एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप के लिए ऑन बिहाफ ऑफ हिज वार्ड, ठीक है। लेकिन कब कर सकता है, अगर बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप की बात हो रही है और वहाँ पे उसको सिर्फ प्रॉफिट मिलेंगे, लॉसेस के लिए वो लाइबल नहीं होगा। यहाँ पे आप एक केस भी पढ़ सकते हैं, ये मैंने अपनी डिटेल वीडियो के अंदर बताया था, उसको आप देखिएगा। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस शाह मोहनदास साधुराम, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस शाह मोहनदास साधुराम। फिर हम आते हैं राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स, ठीक है। आगे के जो सेक्शन 32, 33 इन सब के अंदर बताया गया है। क्या राइट्स बताए गए हैं, राइट्स की बात करेंगे हम और लायबिलिटीज की बात करेंगे, ठीक है। किसकी राइट्स एंड लायबिलिटी, जो पार्टनर आ रहे हैं और जो पार्टनर बाहर जा रहे हैं उनकी क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगी उस फर्म के अंदर, ठीक है। जो इनकमिंग जो फर्म है उसके अंदर जो पार्टनर इनकमिंग है और जो आउटगोइंग है उनकी क्या राइट्स एंड लायबिलिटी रहेंगी, वो सब अब हम देखते हैं। अब देखो इनकमिंग पार्टनर कौन होता है, अगर हम सिंपली समझें, इनकमिंग पार्टनर वो है जिसके लिए जितने भी पहले पार्टनर्स थे, जैसे मान लो ABC पार्टनर थे, ये एग्री कर जाते हैं कि हम D को अब अपनी इस पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इनकमिंग पार्टनर है। तो जो इनकमिंग पार्टनर आता है ये किस डेप्ट के लिए लाइबल होगा उस पार्टनरशिप फर्म के लिए, या किन एक्ट के लिए लाइबल होगा, उन एक्ट के लिए जो कि उसकी डेट ऑफ एडमिशन के बाद हुए हैं, ठीक है। उसके एडमिशन से पहले की चीज़ें के लिए वो लाइबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो कंसर्न दे देता है कि मैं आपके पहले की डेप्ट के लिए भी लाइबल रहूँगा, तो फिर ये लाइबल हो सकता है। और ये जो कंसर्न देता है वो इन पार्टनर्स के बीच में इंटर से होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी तीसरा जो क्रेडिटर है
बाहर का जो क्रेडिटर है वो आके लाइबल, वो आके इसको फोर्स नहीं करेगा कि तू मेरे को पुराने डेब्ट्स पे कर, पर्सनली लाइबल कर। ये इनके आपस के बीच का एग्रीमेंट है, कोई तीसरा व्यक्ति इसको एनफोर्स नहीं करा सकता, ठीक है। तो अदरवाइज वो जिस दिन डेट ऑफ पार्टनरशिप, जिस दिन डेट ऑफ एडमिशन है उससे लाइबल होगा, और अगर वो खुद एग्री कर देता है, खुद कंसर्न दे देता है, तो फिर वो पुराने डेब्ट्स के लिए भी लाइबल हो जाएगा। अब क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होती है इनकमिंग पार्टनर की? तो जो पार्टनर होता है वो उन्हीं एक्ट्स के लिए लाइबल होता है जो उस फर्म ने किए हैं जब वो पार्टनर था। अब ए मान लो एक डेट तक पार्टनर था, तो जिस डेट तक वो पार्टनर था वो जो एक्ट है फर्म के उसी डेट तक के लिए वो लाइबल होगा, उस डेट के बाद वो लाइबल नहीं होगा। ऐसे जिस डेट से ये लाइबल, जिस डेट से एंटर हुआ है उसी डेट से लाइबल होगा, उससे पहले या उसके बाद के लिए लाइबल नहीं होगा। अब आपकी मर्जी है, कई लोग होते हैं कि नहीं मैं तो बाद में भी लाइबल रहूँगा, पहले भी लाइबल रहूँगा, तो रह लो, तो उसमें कोई मनाही नहीं है, उसके लिए आप एग्रीमेंट कर लो और लाइबल हो जाओ। अब आउटगोइंग पार्टनर्स कौन होते हैं? जो व्यक्ति, नाम से पता चल रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है, फर्म से बाहर जा रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? आउटगोइंग पार्टनर्स बोल रहे हैं। अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। अब जो पार्टनर गया, जैसे मान लो ए इस बिजनेस को छोड़ के गया, तो ये क्या है? आउटगोइंग पार्टनर्स है। आउटगोइंग पार्टनर भी बोल सकते हैं, रिटायरिंग पार्टनर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये कैसे जा सकते हैं? जैसे मान लो डेथ से चला गया, खुद रिटायर होकर चला गया, ये सब चीज़ें होती है। तो हम यहाँ पे अगर मान लो रिटायर होकर गया तो क्या होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये कैसे जाएगा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है? या तो सभी पार्टनर जो हैं, ये जो इतने पार्टनर से एग्री हो जाए कि आप चले जाओ तो ये चला जाएगा, या फिर इन्होंने कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट कर रखा होगी इस तरीके से पार्टनर जो है पार्टनरशिप छोड़ के जाएगा, फर्म छोड़ के जाएगा, तो उस तरीके से चला जाएगा। अदरवाइज अगर हम सेक्शन 32 को देखें तो वो बोलता है कि अगर पार्टनरशिप एट विल है तो यहाँ पे जो पार्टनर है जो जा रहा है उसको नोटिस देना होगा बाकी सभी पार्टनर्स को, और अपनी इंटेंशन बतानी होगी कि वो रिटायर करना चाहता है, और फिर वो इस नोटिस के द्वारा पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा सकता है। अब इसकी क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होगी? तो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है फर्म से, तो जो भी उसकी पुरानी लायबिलिटीज थी, जिस वक्त के लिए वो पार्टनर था, उससे वो छुटकारा नहीं पाएगा, उसकी वो जो लायबिलिटी थी वो सीज नहीं कर जाएंगी, ठीक है, जो थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट थी उसके रिटायरमेंट से पहले। या फिर अगर थर्ड पार्टी मान जाती है कि ठीक है वो चला गया, इस चीज़ से वो एसेंट दे देती है, एग्री कर जाती है, तो फिर वो लाइबल नहीं रहेगा, अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, अदरवाइज वो लाइबल रहेगा, ठीक है। मतलब कि आप अगर आप रिटायर हो गए उसके बावजूद भी जो आपने उस वक्त एक्ट किए थे, तो आप अपने पार्टनर्स के साथ, जो भी आपके उस वक्त के को पार्टनर्स थे, उनके साथ, सभी के साथ मिल के ही आप अभी भी अपने उन एक्ट्स के लिए जिस वक्त आप पार्टनर थे उनके लिए लाइबल रहोगे, ठीक है। और ये जो आउटगोइंग पार्टनर है, अगर हम इसकी राइट की बात करें तो अगर मान लो इसके रिगार्डिंग उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, अदरवाइज जो ये जो आउटगोइंग पार्टनर है ये इस चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट होगा कि वो सेम बिजनेस कर सकता है जो जिस चीज़ का वो इस फर्म के अंदर कर रहा था, लेकिन वो इस फर्म का नाम यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। या अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा कि मतलब उस फर्म के जो पहले वाली फर्म थी उसके कस्टमर्स को कि देखो मैं उसका पार्टनर था या मैं उसकी तरह काम कर रहा हूँ, ये चीज़ें नहीं, कि मैं सेम काम कर रहा हूँ लेकिन आप अपने आप को रिप्रेजेंट उस फर्म का मेंबर नहीं करोगे। तो ये चीज़ें, ये राइट हैं किसके? ये राइट है किसके पास? आउटगोइंग पार्टनर के पास। अब मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे, किस तरीके से आप डिसॉल्व कर सकते हो, डिसोल्यूशन कर सकते हो पार्टनरशिप का। तो ये हमें पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ही दिया गया है। कौन से चैप्टर के अंदर? चैप्टर 6 के अंदर दिया गया है। चैप्टर 6 जो है इस एक्ट 1932 का, वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में बात करता है। तो अगर आप सेक्शन 39 देखो, वो डिफाइन करता है कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं फर्म के, वो उस जो काम है, जो फर्म है, उसको डिसोल्यूशन करना चाहते हैं उसका। मतलब कि इसका मतलब ये है कि मान लो कि जैसे ABCD 4 पार्टनर थे, A जो है चला गया, BCD ने आगे बिजनेस कैरी किया, तो ये डिसोल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि उन्होंने उस काम को ही, अपना जिस एग्रीमेंट से वो आए थे उस काम के अंदर, उसको ही ख़त्म कर दिया, पूरी की पूरी फर्म को ही ख़त्म कर दिया। अब वो फर्म जो है एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं है, तो हम उसको डिसोल्यूशन होना बोल देते हैं। अब इसके मोड्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है, तो इसके लिए सेक्शन 40, 41, 42, 43 और 44 में दिया गया। सेक्शन 40 बोलते हैं डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, आप एग्रीमेंट करके कर सकते हो, ठीक है। 41 के अंदर दिया गया है कंपलसरी डिसोल्यूशन, जहाँ पे कंपलसरी है डिसॉल्व करना। 42 के अंदर दिया गया है कंटिंजेंट डिसोल्यूशन या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ से बोल लो आप, ठीक है।
43 के अंदर हमें दिया है डिसोल्यूशन बाय नोटिस, नोटिस देके आप डिसॉल्व कर सकते हो। और 44 के अंदर दिया है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, की कोर्ट ने आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व कर दी। तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट अगर हम देखें जो सेक्शन 40 के अंदर दिया गया है, तो ये बाय कंसेंट और बाय एग्रीमेंट होती है। मतलब कि एक फर्म जो है वो डिसॉल्व हो सकती है किसी भी टाइम जब सारे के सारे जो पार्टनर्स हैं वो कंसेंट दे दे, सभी मान जाए। तो ये जो सेक्शन है ना, ये सभी टाइप की पार्टनरशिप फर्म्स में एप्लीकेबल होता है, चाहे कोई उस पार्टनरशिप फर्म का कोई टाइम पीरियड फिक्स किया गया हो, चाहे वो पार्टनरशिप एट विल हो, ठीक है। और यहाँ पे जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया उस हिसाब से फिर काम होगा। जैसे उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था कि हम इसको डिसॉल्व कर लेते हैं, फिर वो जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 41 में आती है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कौन सा? कंपलसरी डिसोल्यूशन, जहाँ पे आपको डिसोल्यूशन करना ही पड़ता है। तो जहाँ पे मान लो जैसे बहुत सारे पार्टनर्स थे या फिर कोई एक पार्टनर, क्या होता है कि जो बहुत सारे पार्टनर्स है या फिर एक पार्टनर क्या हो जाता है, इनसॉल्वेंट हो जाता है। यहाँ पे कंपलसरी डिसोल्यूशन है कि आपको ये जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व करनी ही पड़ेगी। या फिर दूसरी बात आप बोल सकते हो कि मान लो कि जो आप काम कर रहे थे, जो इवेंट जो आपकी पार्टनरशिप कर रही थी, वो जो है अब अनलॉफुल हो गया, तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। तो जब अनलॉफुल हो गया तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व कर जाएगी। इसी को हम क्या बोल देते हैं, कंपलसरी डिसोल्यूशन बोल देते हैं। तो सेक्शन 41 के अंदर हमें ये बात दी गई है। अब ये बात और बोलता है कि ये प्रोविजन अगर हम देखें कि मान लो कि जो ये पार्टनरशिप फर्म थी ये एक से ज़्यादा काम कर रही थी, ठीक है, ये जो फर्म थी एक से ज़्यादा काम कर रही थी, तो अगर एक कोई काम जो है इलीगल हो जाता है तो बाकी सारे काम जो है इलीगल नहीं होंगे और जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व नहीं होगी। जो इलीगल काम है उसको वो छोड़ देंगे, जो लॉफुल एडवेंचर है, जो लॉफुल अंडरटेकिंग है, लॉफुल काम है, उसको वो आगे करते रहेंगे। और एक और बात ये बोलता है जो कि हम सेक्शन 42 में देखेंगे। सेक्शन 42 जो है तीसरा तरीका बताता है मोड ऑफ डिसोल्यूशन का। तो ये क्या है, कंटिंजेंट डिसोल्यूशन है। तो एक फर्म जो है वो डिसॉल्व हो सकती है ऑन द हैपनिंग ऑफ सम कंटिंजेंसी, की अगर कुछ कंटिंजेंसी हो जाती हैं और उसके बिहाफ पे आपने कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा तो जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व कर जाएगी। तो जैसे क्या क्या कंटिंजेंसी है, जैसे मान लो कि आपकी फर्म जो है एक फिक्स पीरियड के लिए बनाई गई थी, अब वो फिक्स पीरियड बीत गया, मान लो आपने 11th मंथ के लिए बनाई थी, 11th मंथ बीत गए तो आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर जाएगी। इसी तरीके से किसी आपने पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई पार्टनरशिप फर्म बनाई थी कि हम ये ब्रिज बनाएंगे पार्टनरशिप के तौर पर, या ये चीज़ बनाएंगे, ये चीज़ करेंगे, और वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, इसको हम कंटिंजेंट डिसोल्यूशन बोलेंगे। या तो आपने इसके लिए कोई एग्रीमेंट कर रहा होगा तो आप उस बात पर चलोगे, अदरवाइज आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। या फिर बाय द एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, तो भी आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ये भी सेक्शन 42 के अंदर हमें दिया गया है। या तो आप एग्रीमेंट कर लो भाई, आप बोलते हो कि मैं डेथ के बाद भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन 43 के अंदर हमें डिसोल्यूशन बाय नोटिस बताया गया, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि नोटिस देना होगा आपको और उसके थ्रू आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी कि हम अब ये आगे काम नहीं करना चाहते और इसके लिए आप नोटिस दे देते हो। जैसे कोई पार्टनर भी नोटिस दे देता है तो वो डिसोल्यूशन हो जाएगा पार्टनरशिप का। और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कब होता है, मान लो जहाँ पे पार्टनरशिप इज एट विल है, तो जो फर्म है वो किसी भी पार्टनर के द्वारा डिसॉल्व की जा सकती है। कैसे? नोटिस देके राइटिंग के अंदर बाकी सभी पार्टनर्स को। जो मैं आपको डिसोल्यूशन बाय नोटिस है ना, वही बता रहा हूँ। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट से पहले क्या करोगे आप, जो भी पार्टनरशिप एट विल है वहाँ पे अगर आपका कोई भी पार्टनर फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है तो वो क्या करेगा, बाकी सभी पार्टनर्स को नोटिस दे देगा कि वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहता है, अपनी इंटेंशन बता देगा, तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी अगर वो उसके अंदर डेट मेंशन है, जो भी उसका डेट ऑफ डिसोल्यूशन है उससे। और अगर कोई डेट मेंशन नहीं है तो जिस दिन भी आपको इस तरीके का नोटिस मिला कि आप अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहते हो तो फिर उस दिन से आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व कर जाएगी। सेक्शन 43 ये बोलता है। और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट को अगर हम देखें तो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट जो होता है उसके बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं, जिन ग्राउंड्स के बेसिस पे जो सेक्शन 44 में हमें दिए हैं, इन ग्राउंड्स पे जो कोर्ट होता है वो आपकी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकता है। जैसे मान लो कोई पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर फिर कोई सूट जो है किया जाता है, जो भी उसके नेक्स्ट फ्रेंड है उसके द्वारा, भैया वो तो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। फिर इस तरीके से ये ग्राउंड बन जाता है, वैलिड ग्राउंड बन जाता है, जहाँ पे कोर्ट जो है पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकती है, ठीक है। और इसी तरीके से
अगर कोई पार्टनर है वो परमानेंटली इनकैपेबल हो जाता है अपनी ड्यूटीज़ करने से, परफॉर्म करने से, तो भी ये पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे और ग्राउंड्स हैं जो कि बन जाते हैं जहाँ पे कि हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं थ्रू कोर्ट के पास जाके। तो यहाँ पे जो है कोर्ट फिर डिसाइड करता है अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, जस्ट एंड इक्विटेबल चीज़ों को देखते हुए कि मुझे पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब क्या क्या लायबिलिटीज़ होंगी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टीज डन आफ्टर डिसोल्यूशन, की जो भी उनके जो एक्ट्स डिसोल्यूशन के बाद किए गए तो उसके लिए क्या क्या लायबिलिटीज़ बनेंगी। तो ये चीज़ जो है ना, तो ये चीज़ जो है ये हमें सेक्शन 45 के अंदर दी गई है। ये क्या बोलता है कि जब आपका जो भी पार्टनर्स है, आप अपनी मान लो पार्टनरशिप डिसॉल्व कर देते हो, उसके बाद भी जो आपके पार्टनर्स है वो कंटिन्यू रहेंगे लाइबल थर्ड पार्टीज़ को जो भी आप एक्ट करते हो उनके लिए, अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं देते। जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं देते तब तक आप अभी सभी चीज़ों के लिए लाइबल रहोगे। जिस दिन आप पब्लिक नोटिस दे दोगे उसके बाद से आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। और ये जो नोटिस है ये कोई भी दे सकता है, कोई भी पार्टनर दे सकता है, सेक्शन 45 का सबसेक्शन 2 बोलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो पहला स्टेप होता है डिसोल्यूशन का, वही क्या होता है कि आपको नोटिस देना है कि आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर रहे हो। अगर आप नोटिस नहीं दोगे तो आप स्टिल लाइबल रहोगे। आपकी लाइबिलिटी तभी टर्मिनेट होगी जब आप नोटिस दे दोगे। लेकिन ये नोटिस की ज़रूरत 3 केस के अंदर नहीं होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब होल्डिंग आउट की बात की थी। एक तो डिजीज पार्टनर के लिए, इंसॉल्वेंट पार्टनर के लिए और डोरमेंट पार्टनर के लिए, तीनों के ही केस के अंदर नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी सभी को नोटिस देना पड़ेगा, अदरवाइज वो स्टिल जो है लाइबल रहेंगे अपनी थर्ड पार्टीज को अपने सभी एक्ट्स के लिए। और सेक्शन 47 को अगर आप और पढ़ोगे तो वो क्या बोलता है, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। क्या बोलता है, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप, की वाइंडिंग अप के पर्पस के लिए अभी भी जो पार्टनर्स है उनकी अथॉरिटी रहेगी। तो जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है, जो भी पार्टनर्स हैं वो अभी भी बाइंड रहेंगे या बाइंड करेंगे फर्म को, और जो भी उनके म्यूचुअल राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस है बाकी सभी पार्टनर्स की, वो कंटिन्यू रहेंगी। डिसोल्यूशन का भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि वाइंडिंग अप नहीं हो जाती। तो जो भी चीज़ें वाइंडिंग अप को करने के लिए ज़रूरी हैं उनके लिए अभी वो चीज़ें कर सकते हैं ताकि वो जो पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो जाए। बाकी किसी चीज़ों के लिए वो लाइबल नहीं होंगे, मेनली वाइंडिंग अप के काम के लिए वो बाइंडिंग रहेंगे अभी भी। फिर हम आगे अगर मैं आपसे बात करूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, क्या कि डिसोल्यूशन इन्वॉल्व्स चेंज इन द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स बट डज नॉट एंड पार्टनरशिप। क्या बोल रहा है, डिसोल्यूशन इन्वॉल्व्स चेंज इन रिलेशन ऑफ पार्टनर्स बट डज नॉट एंड पार्टनरशिप। इसका आंसर आपको कौन से सेक्शन में मिलेगा, सेक्शन 39 में मिलेगा। ठीक है, 39 को हमने डिस्कस कर लिया है तो आप उसके हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं। 39, 45 ये सारी बातें आपको वहाँ पे बतानी होंगी, 47 ये सब चीज़ें यहाँ पे आप बता सकते हैं। उसके बाद और इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लो एक जो पार्टनर है फर्म का, वाइल ऑन टूरिंग बिजनेस ऑफ द फर्म यूजली ट्रैवल्ड विदाउट टिकट, ठीक है, बिना टिकट के ट्रैवल करता था। इसके रिजल्ट के अंदर इससे क्या होता है, ही वॉज प्रोसिक्यूटेड बाय रेलवे पुलिस। ठीक है, जो बाकी पार्टनर होते हैं वो ऑब्जेक्ट कर देते हैं कि उसका जो बिहेवियर था एंड सॉट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, इस बिहेवियर के कारण वो डिसोल्यूशन मांगते हैं कोर्ट के थ्रू। तो बताइए कि क्या यहाँ पे कोर्ट जो है वो डिसोल्यूशन कर सकता है या नहीं कर सकता। यहाँ पे जो हमने सेक्शन 44 पढ़ा था, यहाँ पे हमने ग्राउंड्स देखे हैं, वहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि कोर्ट के पास ग्राउंड है या नहीं है कि वो इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दे या नहीं कर दे। ठीक है, अब हम आते हैं अगले सेक्शन के ऊपर, सेक्शन 48 के ऊपर। ये बात करता है कि इस बारे में रूल्स के बारे में बात करता है जिसके हिसाब से जो भी अकाउंट्स होते हैं पार्टनरशिप के वो सेटल होते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो सेक्शन 48 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, वो हमें क्या बोलता है, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बिटवीन पार्टनर्स। देखिए, डिसोल्यूशन अलग होता है, वाइंडिंग अप अलग होता है। डिसोल्यूशन का एक लंबा प्रोसेस चलता है जिसके अंदर कंक्लूजन वाइंडिंग अप होता है। वाइंडिंग अप के बाद सब कुछ खत्म, यहाँ पे भी चीज़ें चल रही होती हैं, हमारी फर्म को खत्म करने का, वाइंड अप करने का प्रोसेस होता है। यहाँ से हम डिसॉल्व कर देते हैं कि हम अब कोई काम नहीं करेंगे, हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, और जिस दिन खत्म हो जाता है उसको हम वाइंडिंग अप बोलते हैं। तो इस दौरान आप अपने अकाउंट्स को कैसे सेटल करते हो, ये हमें सेक्शन 48 के अंदर दिया गया है। तो इसके लिए आप कुछ रूल्स को फॉलो करोगे, या तो आप एग्रीमेंट कर रखा होगा तो आप उसके हिसाब से चल लो, अदरवाइज आप कुछ रूल्स को फॉलो करोगे जब आप अपने अकाउंट्स को सेटल कर रहे होगे। तो ये क्या क्या रूल्स हैं, ये हमें बेसिकली दो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। पहली चीज़ क्या है, वो हमें बोलती है कि जो भी लॉसेज होंगे, ठीक है, या फिर डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल होंगी, क्या चीज़, कोई भी लॉसेज होंगे या डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल होगी, सबसे पहले वो
प्रॉफिट में से पे की जाएगी, जो भी इस पार्टनरशिप का प्रॉफिट है उसमें से पे की जाएगी। उसके बाद जो कैपिटल है, मतलब कि जो उनका अमाउंट वो बिजनेस के अंदर लेके आए थे, पार्टनरशिप में लेके आए थे, उससे पे होगी। और अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर पार्टनर्स जो हैं वो पर्सनली उसको पे करेंगे। किस प्रोपोर्शन के अंदर पे करेंगे, जिसके अंदर वो प्रॉफिट के शेयर को लेने के लिए एंटाइटल्ड थे, उसी प्रोपोर्शन के अंदर अब वो लॉसेस को भी शेयर करेंगे। ठीक है, पहली बात ये बोली गई। दूसरी बात बोली जाती है कि जो भी असेट्स ऑफ द फर्म है, कोई भी सम कंट्रीब्यूट किया गया किसी भी पार्टनर के द्वारा, जो कि अब यूज हो रहा है डेफिशिएंसीज पे करने के लिए कैपिटल की, तो वो किस तरीके से, किस ऑर्डर के अंदर आप उसको अप्लाई करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आप असेट्स को यूज करोगे, सबसे पहले आप अपने डेब्ट्स पे करोगे। कौन से वाले डेब्ट, जो थर्ड पार्टी के हैं, मतलब कि बाहर के जो आपके क्रेडिटर्स हैं ना, उनको आप सबसे पहले पे करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी जो पार्टनर्स ने जो कोई भी एडवांसेस दे रखे थे, ड्यूज थे, डेट्स थे पार्टनरशिप के प्रति, वो पे करोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी अमाउंट ऑफ कैपिटल है पार्टनर का जो लेके आए थे, आप वो पे करोगे आप पार्टनर्स को। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है, वो फिर जब जो भी अमाउंट है सारा पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेंगे। जैसे प्रॉफिट शेयर करते हैं, ऐसे ये अमाउंट भी डिवाइड कर लिया। तो इस तरीके से सेक्शन 48 के अंदर बता रखा है कि किस तरीके से वो अमाउंट पे करेंगे और किस तरीके से वो अकाउंट्स को सेटल करेंगे। तो मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो हमें यहाँ पे बता रखा है। और यहाँ पे हमारे पास जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट केस आता है इस सेक्शन का, वो कौन सा है, जिसको आप समझ सकते हो। और ये पहले भी कि एक सेक्शन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन इसके अंदर एप्लीकेबल है। इस केस का नाम है गार्नर वर्सेस मुर्रे। क्या नाम है, गार्नर वर्सेस मुर्रे, 1904 का केस है। इस केस को आप पढ़ सकते हैं, आपको चीज़ें समझ आएंगी। अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के बारे में, जो इस एक्ट के अंदर दी गई है चैप्टर 8 के अंदर। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम बात करें, वो हमें चैप्टर 8 के अंदर मिलती है, ये हमारे 1932 के एक्ट के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए, सबसे पहले सेक्शन 58 आता है इसके लिए हमारे पास। क्या बोलता है, आपको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन देनी होगी रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म है वो किस टाइम से इफेक्टेड होगी, आप क्या करोगे, बाय पोस्ट या फिर डिलीवर कर सकते हो रजिस्ट्रार को, जो भी आपके एरिया का रजिस्ट्रार है, जहाँ पे भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, जो आपकी फर्म जहाँ पे काम करेगी उसको आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका प्रेस्क्राइब फॉर्म है उसके अंदर आप फीस लगाओगे साथ में, और क्या क्या लिखोगे उस एप्लीकेशन के अंदर, आपकी फर्म का नाम, प्लेस लिखोगे कहाँ पे आप काम करोगे, जो भी पार्टनर्स हैं उनका नाम लिखोगे, डेट लिखोगे किस डेट से कौन सा पार्टनर ने ज्वाइन किया, उनके एड्रेस क्या है, उनका फुल नेम क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, कितने टाइम के लिए आप अपनी फर्म बना रहे हो, और ये सारी चीज़ें फिर जितने भी पार्टनर्स है साइन करेंगे या फिर उनके एजेंट साइन करेंगे, जो भी उन्होंने ऑथराइज किए होंगे। फिर जो भी व्यक्ति इसको साइन कर रहे होंगे उसको वेरीफाई भी करेंगे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी बताई गई हैं सेक्शन 58 के अंदर, जो बोलती हैं कि जो फर्म ऑफ नेम के अंदर इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, कि आप फर्म ऑफ नेम के अंदर ये चीज़ें नहीं डालोगे। तो इस तरीके से आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें नहीं डालोगे, जैसे आप वर्ड क्राउन नहीं डालोगे, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, ये सब वर्ड यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, अगर करनी है तो आप गवर्नमेंट की अप्रूवल लीजिए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है, अदरवाइज ये वर्ड जो है यूज़ नहीं होंगे। अब क्या क्या रूल्स हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आगे के सेक्शन में दिए हैं 59 से, कि क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो अब आपने एप्लीकेशन दी, अब यहाँ पे अगर रजिस्ट्रार जो है सेटिस्फाई हो जाता है सेक्शन 58 के प्रोविजन से, कि आपने सभी चीज़ें की हैं, फीस लगाई है, नाम के अंदर आपने इस तरीके के वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं, ठीक है, अब वो अपनी रिकॉर्ड्स के अंदर एंट्री कर लेगा और आपकी फर्म जो है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास रजिस्टर हो जाएगी और अपनी फाइल जो है स्टेटमेंट दे देगा। सेक्शन 59 ये बोलता है। फिर अगर सेक्शन 60 के अंदर जाए तो बोलता है कि अगर आप कोई अल्ट्रेशन करना चाहते हो फर्म के नेम के अंदर, लोकेशन के अंदर, जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके अंदर, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, एक स्टेटमेंट भेजनी पड़ेगी रजिस्ट्रार के पास, जिसके अंदर आप साथ साथ प्रिस्क्राइब फीस भी लगाओगे। ठीक है, और बताओगे कि आपको क्या अल्ट्रेशन करनी है और उसको साइन और वेरीफाई करोगे, जैसे सेक्शन 58 में करते हो उस तरीके से। और फिर आपकी ये वाली जो पार्टनरशिप फर्म है, मतलब ये जो डिटेल्स हैं, ये जो है रजिस्टर हो जाएंगी। अब सेक्शन 60 सबसेक्शन 2 में आओगे तो जब रजिस्ट्रार जो है सेटिस्फाई हो जाता है सबसेक्शन 1 के हिसाब से, जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई कि सभी चीज़ें ड्यूली कंप्लाइड है, फीस वगैरह आपने पे की है और आपका नाम के अंदर वो सारे वर्ड्स नहीं हैं जो आपने नया नाम दिया है, तो फिर जो है आपकी पार्टनरशिप को वो उसी हिसाब से अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा। सेक्शन 51 के अंदर अगर हम 61 के अंदर अगर हम आए तो ये बोलता है कि जब कोई रजिस्टर्ड फर्म डिसकंटिन्यू करती है अपने बिजनेस को किसी भी प्लेस पे और शुरू करती है किसी और प्लेस पे, तो जो प्लेस है, जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस थी वो नहीं रहेगी अब जो पहले वाली थी, और कोई भी पार्टनर या एजेंट जो है फर्म का
इस चीज़ की इंटीमेशन रजिस्ट्रार को दे सकता है। फिर वो इंटीमेशन देगा और वो इस इंटीमेशन की एंट्री अपने जो भी उसके रिकॉर्ड हैं उसके अंदर कर लेगा। और जो भी मतलब जो नया रजिस्टर है जो जिस प्लेस पे वो गए हैं और जो पुराने वाले हैं उसको भी इंटीमेशन दे देगा और वो अपने रिकॉर्ड में से इस चीज़ को निकाल देगा और लिख लेगा कि ये जो है डिसॉल्व, मतलब मेरे यहाँ से चली गई है, यहाँ से वो डिसकंटिन्यू कर दिया है बिजनेस। ठीक है, जैसे सेक्शन 59 के अंदर जो हमें बताया था उसने। फिर सेक्शन 62 बोलता है जब कोई भी पार्टनर जो किसी भी फर्म के अंदर रजिस्टर है अपना नाम या पार्टनर परमानेंट एड्रेस इन सब चीज़ों को अगर चेंज करना चाहता है, अल्टर करना चाहता है, तो वो भी उसी तरीके से होगा जैसे सेक्शन 61 देख रहे हैं ना, जितने अभी ऊपर देखे उसी तरीके से होगा। फिर ये सारे जो रूल्स हैं हम दे रखे हैं सेक्शन 63(1), 62, ये सब चीज़ें इसी तरीके से चेंज होंगी। सेक्शन 67 तक, सेक्शन 68 तक ये सब चीज़ें हमें दे रखी हैं। फिर आते हैं हमारे पास इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, कि अगर आप अपनी फर्म को रजिस्टर नहीं कराओगे तो आपको क्या इफेक्ट्स आएंगे। ये हमें सेक्शन 69 के अंदर दे रखा है, नॉन रजिस्ट्रेशन के क्या इफेक्ट्स होंगे। तो इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या होंगे कि कोई भी सूट जो है जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से अराइज होता है वो सूट नहीं किया जा सकता कोर्ट के अंदर। ठीक है, किसी भी पर्सन की, मतलब पार्टनर्स जो हैं वो फर्म के अगेंस्ट स्यू नहीं कर सकते, फर्म जो है पार्टनर्स के अगेंस्ट स्यू नहीं कर सकती, फर्म किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट स्यू नहीं कर सकती, लेकिन कोई थर्ड पर्सन पार्टनरशिप के अगेंस्ट स्यू कर सकता है। तो यही सबसे बड़ा इफेक्ट होता है, मतलब जिसको आप बोल सकते हो कि अगर आप रजिस्टर नहीं कराते, तो अगर आप रजिस्टर करा लेते तो आपके पार्टनर्स आपके अगेंस्ट, पार्टनर्स एक दूसरे के अगेंस्ट, आपकी फर्म पार्टनर से अगेंस्ट, आपकी फर्म्स किसी थर्ड व्यक्ति के अगेंस्ट, सब एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं, आप कोर्ट के अंदर जा सकते हो। ये कोई कंपलसरी सेक्शन नहीं है, आपके लिए ऑप्शनल सेक्शन है, लेकिन इसके जो डिसइफेक्ट्स हैं या एडवांटेजेस जो आपको नहीं मिलती है वो काफ़ी हैवी है, क्योंकि आप किसी तक नहीं पहुँच पा रहे, आप किसी पे सूट नहीं कर पा रहे। अगर इसका एग्जांपल देखें तो जैसे मान लो ABCD जो है पार्टनर्स है किसी फर्म के अंदर जो कि रजिस्टर नहीं है। अब A जो है वो रॉन्गफुली एक्सपेल हो जाता है फर्म से, बाकी पार्टनर से जो BCD हैं वो एक्सपेल कर देते हैं। अब A जो है BCD के अगेंस्ट सूट कर देता है कोर्ट के अंदर कि वो डिक्लेरेशन करे कि ये जो मेरे को एक्सपेल किया है ये रॉन्गफुली किया है और उसको अभी भी फर्म के अंदर पार्टनर रखा जाए। ठीक है, तो ये जो सूट होगा ना वो मेंटेनेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फर्म थी वो रजिस्टर्ड नहीं थी। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ये बहुत सारे केसेस के अंदर भी बताया, जैसे लोंकाराम सेठिया वर्सेस वॉन एलॉन के केस के अंदर, शियोदत्त वर्सेस खुशी फार्म के केस के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखी, काफ़ी सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल से चीज़ों को समझा है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इन इंडिया इज एंटायरली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म और पार्टनर्स कंसर्न कमेंट। तो आपको यहीं पे ये सारी चीज़ें जो हैं बतानी होंगी कि आपके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं करते तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हो और कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि मान लो अनरजिस्टर्ड फर्म है, लोन लेना चाहती है तो वो लोन ले सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन कोर्ट में नहीं जा सकती उसके लिए। कोई प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर करना चाहती है तो वो सब कर सकती है, लेकिन इन चीज़ों के लिए अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो कोर्ट में नहीं जा सकती, सूट जो है वो मेंटेनेबल नहीं होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं हमने पार्टनरशिप एक्ट के कवर किए हैं। अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि और भी इंपॉर्टेंट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। बाकी डिटेल के अंदर हमने बहुत ज़्यादा जितने भी सेक्शंस हैं वो डिस्कस कर रखे हैं। आपको अगर डिटेल में सीखना होगा तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और डिटेल के लिए आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।